गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके बेटा, ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, ठीक ठीक है शिव। ओके बेटा, ठीक है। चलो अपन लोग शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कल मैंने तुम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए थे, वो मैंने फिर से यहाँ पे अप्लाई भी कर दिए हैं कि एक बार उन्हें देख भी लिया जाए। क्वाड्रेटिक बेटा आज की क्लास और कल की क्लास, उसके बाद अपन लोग लॉगरिथम शुरू करेंगे। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा बेटा अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर हाँ धीरे धीरे अब सब ओपन ही हो रहा है हर जगह। मतलब अभी गवर्नमेंट के ऊपर है अभी ये तो, कब क्या करते हैं। मगर जैसे ही कुछ भी होगा तो एलएन की तरफ से आपको ऑफिशियल नोटिस आएगा बकायदा, है ना, उसी पर आप बिलीव करेंगे। चलो अब इधर देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया था इसके बेसिस पर मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी कराया था। कुछ बच्चों ने ई सॉल्यूशन ऐप पर मेरे से वो फिर से पूछा था। तो देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का ये क्वेश्चन जो आप लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, और एक दो लोगों ने कहा सर ये कैसे हो रहा है, तो जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो उनका वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसमें ऑलरेडी कुछ बातें लिखी हैं कई लोगों को, मगर इसको देखने के बाद शायद आपको फिर से रिकैप हो जाएगा कि अच्छा इस तरह से हमें जाना था। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर आपसे ये कह रहा था कि मुझे क्यूबिक फाइंड आउट करनी है, और वो क्यूबिक जो फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स ग्रेटर होने चाहिए बाई यूनिटी देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के रूट्स को एज्यूम कर लेता हूं अल्फा बीटा और गामा, तो मुझे ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स उससे एक यूनिटी ज्यादा हो जाए। मतलब यूनिटी का मतलब एक ज्यादा हो जाए। तो अगर वो अल्फा है तो ये अल्फा प्लस 1 हो जाए, ये बीटा है तो ये बीटा प्लस 1 हो जाए, और ये गामा है तो ये गामा प्लस 1 हो जाए। मुझे वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये होंगे। तो आपने कल भी यही काम किया था कि आपको मैंने कल क्या कहा था कि सबसे पहले तो ये देखो कि अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो साइड में एक बार इक्वेशन लिख दो। अल्फा मान लो मैंने उसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तुमने अपने पास रख ली इक्वेशन। अब तुम्हें तो इस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में आराम से आप क्या कर दो, अल्फा प्लस 1 को एक नया आपने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर y, है ना, और यहां से आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करो बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस 1। और अल्फा क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो अल्फा आज भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने अल्फा की वैल्यू एक नए वेरिएबल y में ले ली है। ध्यान देना, कल मैंने 1 बाई अल्फा को आप t कंसीडर करें, y ले b ले, वो आपके ऊपर है ना। y लेना है तो y ले लो। अब जैसे कई बच्चों ने शायद ये भी मार्क किया होगा, सर यहाँ आंसर y में क्यों लिखा है। बिल्कुल यहाँ y में मेंशन है, मगर आंसर आपका क्वेश्चन x में है, तो फाइनल आंसर लिखते समय आपको इसे x में बदल देना है। कैसे देख लो, मैं करे दे रहा हूँ। तो अल्फा एक को मैंने वैल्यू इवेल्युएट करी, और वो आई बच्चों y माइनस 1, और उसको ले जाकर इस क्यूबिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 y माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको चाहो तो तुम ओपन कर देते, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, और माइनस 5 यहाँ ओपन कर दो तो ये y स्क्वायर आपका प्लस 1 और माइनस 2y, और इधर आपका हो गया है 6y माइनस 6 और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही आप इसको ओपन करके पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, देन यू विल गेट y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों वहां पर पेपर में ध्यान से देख लो, क्वेश्चन x में आया है तो आपको आंसर लिखते समय भी x में ही आंसर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, y में आंसर नहीं देंगे, आंसर देते समय मैं बोल तो रहा हूँ, आंसर आप किस में देंगे, आंसर आपके पास आना चाहिए y के फॉर्म में, ना होकर x के फॉर्म में। और कैलकुलेशन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आंसर शायद इसमें गड़बड़ दिया है, तो क्या -15 आना चाहिए। तो चलो चेक ही कर लेते हैं, इससे कंफर्म भी हो जाएगा कि आंसर गलत है या सही है, या तुम लोगों का सही है। देख लेते हैं एक बार बच्चों। तो ये हो गया y क्यूब माइनस 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 5, और ये हो गया प्लस का 10y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो। तो y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर
और यहाँ हो गया आपका 16 और 19y और ये 9 10 15 एकदम ठीक है बच्चों, बिल्कुल आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये एकदम इनकरेक्ट है, मान लिया आपकी बात, एक्सेप्टेड है ना। ये आंसर यहाँ पर रॉन्ग गलत दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बच्चों ये नहीं आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर इसको x में लिखना मत भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन x में है, तो फाइनल आंसर आपका आपको देना चाहिए x³ माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा भी देता हूँ, ये कैलकुलेशन तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है बेटा। अभी आपकी बात ठीक है, ये बात सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा, ऐसा है क्या, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ आ रही है बेटा, अपनी तरफ भी आप लोग कभी कभी चेक कर लिया करें, क्योंकि वरना बाकी सब लोग मेंशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इजी था मेरे हिसाब से, आप सबने ये कंप्लीट भी किया होगा, मगर फिर भी जिसका रह गया था वो समझ गया होगा। और आंसर यहाँ पर बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर लेना, आंसर करेक्ट आपका आएगा x³ माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इधर देखना जरा, इसके रिगार्डिंग इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था और कहा था ये उससे थोड़ा ठीक है और आपको थोड़ा ध्यान भी देना था। क्या आपने इसको करा, क्या आपने इसको करा बेटा? कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर पाया? प्रूफ का क्वेश्चन था, अविरल ने लिखा है, ज्ञान ने लिखा है, ज्ञान लिख रहा है, कुछ किया, युवराज ने लिखा है, किया है, जयेश, ठीक है, विभव, ठीक। चलो जिन लोगों से हो गया तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। कई लोग लिख रहे हैं कि सर हमने अटेम्प्ट तो किया मगर एक बार देखना चाहते क्या कैसे करा जाएगा, देखना बेटा, बिल्कुल ट्राई किया है आप लोगों ने, देखना बच्चों समझो। यहाँ पर आपको एक gx फंक्शन दिया है जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। पी क्यू आर आपके इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर प्रूफ करना है कि g0, अब इसमें प्रूफ तो क्या करना है, इसमें आगे देखना, g0 और g-1 को तो उसने आपको ऑड बता दिया है, तब gx इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव 3 इंटीजर रूट्स। हमें ये शो करना है कि अगर g0 और g-1 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों लोग आपके कैसे हैं, बोथ आर ऑड, दोनों ऑड है, उस कंडीशन पर हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि gx बराबर 0 के जो रूट्स होंगे, सपोज वो मैं अभी अल्फा बीटा गामा एज्यूम करूंगा, वो तीनों साइमल्टेनियसली इंटीजर मतलब हैव कैन नॉट हैव 3 इंटीजर रूट, यानी कि ये अल्फा बीटा गामा तीनों इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, ये अपन को प्रूव करना है। तो अब आपने कहा शुरुआत कैसे करें, देखो भाई जो चीज गिवन है उसको यहाँ पर हम ले चलते हैं। ये था हमारे पास gx और gx है मेरे पास x³ प्लस px² प्लस qx और प्लस r, है ना। और मैंने इसके रूट तुम्हारे सामने, अच्छा देखो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को प्रूव करते समय हम लोग किस बात से प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये इक्वेशन इंटीजर रूट नहीं रखता, ये हमें शो मतलब प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, हमने उसका अपोजिट अल्फा बीटा गामा जो मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स माने हैं, इनको मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ इंटीजर। अगर ये इंटीजर हैं तो भाई सीधी सी बात है कि इस समय अगर मैं इनको इंटीजर लेके चल रहा हूं, तो अगर ये मेरे पास हर बात को, इन दोनों गिवन कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, तब तो एक्सेप्ट हो जाएगी ये बात, और ये बात सही हो जाएगी, तो हमारा दिया हुआ प्रूफ भाई इट मींस ये गलत होने वाला है। मगर मैं अगर इस बात को गलत कर दूंगा कि ये अल्फा बीटा गामा साइमल्टेनियसली इंटीजर नहीं होने चाहिए इन कंडीशन पर, तो अपन कह देंगे हाँ भाई एकदम सही दिया हुआ है कि g0 और g-1 दोनों ऑड होंगे, मगर उस समय अल्फा बीटा गामा तीनों इंटीजर नहीं हो सकते। तो क्या काम करें, देखना बच्चों, सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पर g0, अगर मैं g0 की बात करूं तो वो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ऑड, और g0 अगर मैं इवेल्युएट करता हूं तो ये आ रहा है आपके पास r, यानी अपन को एक चीज तो पता लग गई कि r कन्फर्मली ऑड होगा, r कन्फर्मली आपका क्या होगा, ऑड होगा। अब अगर r ऑड है उसके बेसिस पर जरा हम g-1 भी इवेल्युएट कर लें, तो g-1 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस p माइनस q और प्लस r, और ये भी क्वेश्चन में कितना गिवन है, ऑड गिवन है। अब जरा ध्यान से सोच के देखो, क्योंकि अपन r को ऑड ला चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो भाई r क्या है, ऑड। अगर r ऑड है और उसमें से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारे सामने फिर से ये बात लिखूं, देखना जरा, p माइनस q को मैंने एक साथ कर दिया और r-1 को एक साथ कर दिया, इक्वल्स टू, ये कंडीशन बता रही है कि ये लोग ऑड होने चाहिए। तो क्या ये बताओ, ऑड में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100% ये इवन आएगा, हाँ या ना, बोलो भाई। बिल्कुल इवन आएगा, बिल्कुल सही है। अगर ये इवन आएगा और राइट साइड में आपके पास लिखा हुआ है ऑड, तो क्या मैं यहाँ से एक और चीज के लिए श्योर हो जाता हूँ कि p माइनस क्यू इज कन्फर्मली ऑड, हाँ या ना,
बोलो बच्चों, चैट में मुझे बताओ। ऑड में से अगर मैंने इवन सब्ट्रैक्ट किया है तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि p माइनस क्यू का मैंने आंसर एक तरह से तुम लोगों को दे दिया कि p माइनस क्यू का इस कंडीशन में ऑड होना कंपलसरी है। आपने कहा ठीक है, एकदम सही है। बोलो बच्चों, ये बात सही है ना, एकदम ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब आगे अपने बात पर। अब जैसे ही तुमने G0 की जो कंडीशन दी थी और G माइनस की जो कंडीशन दी थी, उससे दो बातें एनालाइज कर ली। क्या क्या? एक तो ये पता कर लिया कि R ऑड होने वाला है, और दूसरा पता कर लिया कि P माइनस क्यू इस कंडीशन पर R ऑड कैसे अक्षत। अच्छा ध्यान से देख बेटा, G0 क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान दिया करो जब मैं बोल रहा होता हूँ। G0 अक्षत क्वेश्चन में क्या दिया था? ऑड। तो जीरो जैसे ही इसमें सेटिस्फाई कराओगे, तो जीरो जैसे ही सेटिस्फाई कराया तो बेटा R ऑड हो जाएगा ना अक्षत, है ना? ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ये दो कंडीशन अपन के पास है। अब अपन को रूट्स की बात करनी थी, तो जरा ध्यान से देखो, क्या अपन ने कल थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं तुमसे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछूं, तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस माइनस के अकॉर्डिंग क्या ये माइनस आर आने वाला है? क्या ये माइनस आर आने वाला है? और अगर ये माइनस आर आने वाला है तो ध्यान से देखो, क्या ये ऑड था? बिल्कुल ऑड था। तो क्या मैं ये श्योर हूं कि ये ऑड तभी आएगा जब अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग ऑड हो? हाँ या ना? बिल्कुल बोलो, ऑल आर ऑड। बिल्कुल अविरल, आशुतोष एकदम सही है। क्या छोटे छोटे स्टेप्स है, बेसिक अपना रिवाइज करो ना, अपने मन में सोचो। तुम ऑड नंबर को सोच लो ना, किसी एक को ले लो 3, एक को ले लो 5, एक को ले लो 7, अपने मन में ऑब्जर्व करके देखो कि हाँ वाकई बात सही है कि अगर अपने पास आर ऑड पता है तो अल्फा बीटा गामा का साइमल्टेनियसली तीनों लोग जब ऑड होंगे तभी मेरे पास ये ऑड आ सकता है। तो आपने कहा ठीक है, यानी कि यहां से अपन को एक चीज और पता लग गई कि अल्फा बीटा गामा जो है वो अलग अलग ऑड इंटीजर है। अब तुमने कहा कि सर अब क्या करोगे? अब भाई अपना ये भी तो अपन कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर दूं तो सम ऑफ रूट भाई कितना आएगा बच्चों? वो आएगा -p के बराबर। और अभी तुमने सुना है कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। तो क्या मैं इस बात से इंप्लाई कर सकता हूं कि p कन्फर्मली ऑड होगा? हाँ या ना? बोलो बच्चों, एकदम सही है, p इज ऑड, एकदम बढ़िया बात है। क्योंकि अल्फा बीटा गामा का सम जो है वो -p आ रहा है, और अपन अभी बता चुके हैं कि ये तीनों ऑड हो रहे हैं तभी ये पॉसिबल था आर का ऑड आना। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा का सम जब आप ऑड 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 करोगे तो पी का कंफर्म है ऑड होना। अब ऐसे ही बच्चों तीसरी अपनी लास्ट कंडीशन बचती है, कौन सी? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर आप करते हो तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई? आपको मिल जाएगा क्यू के बराबर। किसके बराबर? क्यू के बराबर। और फिर से देख लो, ऑड इंटू ऑड, तो अपने मन में एनालाइज कर लो, ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड, इन तीनों का सम अगेन ऑड आएगा, तो क्यू भी क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। पहले तो ये बताओ, इन तीन कंडीशन से ये जो अपन ने पढ़ी है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट और सम और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, इसके बेसिस पर अपन ने पी क्यू आर की अलग अलग एनालिसिस कर ली। अब जैसे ही एनालिसिस कर ली, जरा ध्यान से देख लो, P माइनस क्यू कन्फर्मली मेरे पास ऑड आना चाहिए, मगर ये देखो यहाँ क्या हुआ, P ऑड अपन ने लाए हैं, Q ऑड अपन लाए हैं, तो क्या ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इस चीज को यहाँ से हटा के यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि P माइनस क्यू के ऑड होने पर, P और Q के ऑड होने पर P माइनस क्यू इवन आएगा या ऑड आएगा? तो भाई ऑड माइनस ऑड करोगे तो इवन आएगा, और जबकि अपनी गिवन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ऑड। यानी मेरा लिया हुआ एजम्पशन कि ये तीनों साइमल्टेनियसली इंटीजर होंगे ये गलत हो जाएगा, और वहां दी हुई बात एकदम सही है कि gx इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव 3 इंटीग्रल रूट्स व्हेन g0 एंड g-1 आर बोथ ऑड। क्या किया मैंने? फिर एक बार समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पूरी बात को सुन लो ध्यान से। मैंने क्या करा, सबसे पहले G0 ऑड दिया था, जो बच्चे पूछ रहे थे एक बार रिपीट कर दो सर, फिर सुन लो। G0 ऑड दिया था तो उसके बिहाफ पर R तो बन गया अपना ऑड, एकदम बढ़िया। फिर G-1 भी मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया था? ऑड, तो मैंने G-1 इवेल्युएट किया, और G-1 जैसे ही बच्चों इवेल्युएट किया तो यहां से वैल्यू आई है -1 प्लस P माइनस Q प्लस R। इसके बेसिस पर तुम सबको पता था ये ऑड है, ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑड -1 अपने पास कितना दिखाया मैंने? ये इवन दिखाया। अब यहां से एक कंफर्मेशन मेरे को फिर मिल गया कि इस गिवन कंडीशन को होल्ड करने के लिए P माइनस क्यू का ऑड होना मस्ट है। क्यों होना मस्ट है? क्योंकि ऑड में से जब आप इवन को सब्ट्रैक्ट करे होगे बेटा,
तो ऑड माइनस इवन आपका क्या रिटर्न करेगा, आपको ऑड रिटर्न करेगा। तो p माइनस क्यू भी अपन ने बना लिया ऑड। अब इसके बिहाफ पर अपनी चीज पर वापस आ गए। अब इस चीज पर वापस आए कि ये क्यूबिक इक्वेशन था आपके पास। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट जो अपन ने लिए थे, जिनको हमने इंटीजर माना हुआ है, अब हम इस बात को देखेंगे कि क्या ये दोनों कंडीशन इन तीनों रूट्स को इंटीजर मानने पर फुलफिल हो भी रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही होंगी तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो इट मींस कि यानी कि वो तीनों साइमल्टेनियसली इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो देख लो जरा, यहाँ पर जैसे ही मैंने सबसे पहले तुम लोगों को क्या लिख के दिखाया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बच्चों आई है आर, और वो जो आर आई है क्वेश्चन में क्योंकि ऑड गिवन है, तो ये ऑड तभी आएगा जब ये तीनों लोग इंडिविजुअल ऑड हो। अरे भाई एक भी इनमें से इवन हो जाएगा तो इतना तो तुम लोग समझते होगे, बेसिक मैथमेटिक्स भी है और 9 10 7 से ये सब बातें जान रहे हो कि 2 से अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधी सी बात है वो इवन हो जाएगा। तो तीनों का साइमल्टेनियसली ऑड होना जरूरी है। अब ये तो हो गया और इसकी बात। अब अपन ने सम लगाया, जैसे ही सम लगाया तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया था माइनस पी। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा अपन ऑड निकाल चुके हैं तो पी कन्फर्मली मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ऑड होना ही चाहिए। अब लास्ट बात पर आए कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जब लगाया तो ऑड इंटू ऑड, ऑड फिर से ऑड प्लस ऑड, तो क्यू भी मैंने कंफर्म कर दिया तुम्हारे सामने ऑड। मगर जैसे ही ये दोनों कंफर्म हुए तुरंत ये कंडीशन भैया अपनी बात से बदल गई। क्या बदल गई कि ऑड में से जब ऑड पी माइनस क्यू करा जाएगा तो इवन आएगा, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन के पास क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन के पास था P माइनस क्यू क्या होना चाहिए, आपका ऑड होना चाहिए। तो ये बात तो अपने एजम्पशन से बदल गई ना, इसलिए आपने क्या काम बोला कि यहाँ पर ये तीनों साइमल्टेनियसली 3 इंटीजर रूट नहीं रखेगा gx, जिसके लिए ये कंडीशंस एकदम वैलिड होंगी, g0 और g-1 दोनों ऑड है। क्लियर है बात भाई, इस बात को ध्यान देना। ज्योतिरादित्य ऑड जीरो आर ऑड कैसे भाई, तीसरी चौथी बार में रिपीट कर रहा हूँ। G0 क्वेश्चन में ऑड दिया है, अगर बाद में ऐड हुए हो तो ध्यान से देख लो। G0 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑड, और जैसे ही जीरो यहाँ पुट करोगे बच्चे तो यहाँ क्या बचेगा, आर। तो इस क्वेश्चन में ऑड दिया है ना G0, तो आर भी क्या हो जाएगा, ऑड। शायद मैंने अब ये क्वेश्चन 2 या 3 बार अपनी बात बोल दी है, बिल्कुल ठीक है भाई, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आज के सेगमेंट पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनना, ये वाली बात ध्यान देना कि आज अपन के पास अब ये छोटे छोटे से 2-3 सेगमेंट रह गए। पहला सेगमेंट है इरेशनल इक्वेशंस का। इरेशनल इक्वेशंस की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे से 2 सेगमेंट हमारे पास है जिन्हें आप ध्यान से सुने और समझे, तुरंत आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करना है, इस बात को आप बहुत ध्यान दें। इरेशनल इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जैसे अभी तक रैशनल इनइक्वालिटी कर रहे थे तो वहां तो तुम क्या काम करते थे, x-3 लिख दिया या x+4 लिख दिया ग्रेटर इक्वल 0। इरेशनल आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो, अच्छा हाँ सर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। अब ऐसे केसेस में ये जो इरेशनल इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, बहुत ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर देखें। अच्छा ये बताओ मुझे, जब भी मैं इस इरेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन अगर उन्होंने आज ध्यान नहीं दिया तो वहां पेपर में वो सीधे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, और स्क्वायरिंग करके अपना एक आंसर ले आएंगे और आंसर टिक कर देंगे। मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, उसके रीजन को समझो। सबसे पहले जो भी आप केस बनाएं, उस केस को बनाने से पहले ये ध्यान से देखें कि स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है। बच्चों यहाँ तुम ये बात समझते हो ना, एक्स की ऐसी वैल्यूज हम इसमें पुट अप करने वाले हैं जो इसके लिए डिफाइंड होती हो, जिसको मैंने उस दिन आपको नाम भी बोला था, एक्स की वो वैल्यूज जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उसको डोमेन हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बेटा, एक्स की उन वैल्यूज को डोमेन नाम दे देते हैं जिस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। तो तुम सबको पता है स्क्वायर रूट तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी या जीरो आएगा, है ना। एक तरह से एक नॉन नेगेटिव नंबर जब तक उस स्क्वायर रूट में आता रहेगा तब तक अपना आंसर डिफाइंड है। मगर जहां स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये बात हमें पता है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा इरेशनल इनइक्वालिटी का, तो कायदे में सबसे पहला काम हर बच्चे को क्या करना चाहिए, पहला काम ये करना चाहिए कि स्क्वायर रूट को डिफाइन करके अपने डोमेन को साइड में लिख लेना चाहिए। डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। जैसे कोई कहे सर x-3 को नहीं देखोगे, अरे भाई x-3 में तो तुम कोई भी वैल्यू बोल दो, जो मर्जी हो वो बोल, तो सारी एग्जिस्ट कर जाएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो। मगर इसको दिक्कत है, इसको क्या दिक्कत है, इस पे स्क्वायर रूट लगा है।
और स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते समय पूरे आज जब डू योरसेल्फ आपको होमवर्क मिलेगा तो इसके बेसिस पर सबसे पहला टास्क होगा आपका, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट को डिफाइन कर लें सेपरेट, है ना, सबसे पहले, और वो उस फंक्शन का डोमेन भी है एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पर मैंने क्या काम करा, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। आपने कहा ठीक है, क्या करा मैंने, इसके डिफाइंड करने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल 0। अब तुमने कहा सर इसके फैक्टर कर दे, बिल्कुल इसके फैक्टर कर दो, तो फैक्टर भाई क्या क्या हो जाएंगे इसके, 4 और 1, है ना, 4 और 1 अगर इसका होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 और 5 के फॉर्मेट में लिख देते हैं इसे, तो x माइनस 1 और x प्लस 5, है ना बच्चों, देख लो। तो यहां से अपना क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x करोगे और माइनस 5, ठीक है भाई, ये अपन ने इसके फैक्टर कर दिए। अब जैसे ही ये फैक्टर करे जैसे ही, तो सबसे पहले ग्रेटर इक्वल 0 क्यों किया आयुष बेटा, ग्रेटर इक्वल 0 इसलिए किया, आपने फंडामेंटल ऑफ मैथ भी पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट को डिफाइन करना भाई, फर्स्ट चैप्टर, स्क्वायर रूट जब भी आ जाएगा तो स्क्वायर रूट डिफाइन तभी होगा। सर आ गया, ठीक है, अभी बात समझ गए ना भाई, ये वाली बात कोई भी बच्चा मिस ना करे, मैं यहाँ पर चाहे तो मेंशन भी कर देता हूँ, ये अपन डोमेन की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन के डोमेन मतलब एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यूज, वो डिफाइंड वैल्यूज जिस पर ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्टेंस लेफ्ट साइड वाले से अपन को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत किसको आएगी, जो स्क्वायर रूट में लिखा है। मेरी बात को आप सभी समझ रहे होंगे कि इसका मतलब स्क्वायर रूट को आपको डिफाइन करना है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा, बिल्कुल, हर बारी सर ग्रेटर इक्वल ही लेंगे, हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट को आपको डिफाइन करना है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका पॉजिटिव होना मस्ट है। और क्या एफओएम भूल गए क्या, जैसे कई बच्चे ये बात लिख रहे हैं, क्या आपने एफओएम में ये बातें नहीं पढ़ी कि स्क्वायर रूट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डोमेन मतलब बेटा इनपुट, बिल्कुल एग्जैक्टली, एक्स की डिफाइंड वैल्यू जिस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ, आपने पढ़ा होगा एफओएम, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एफओएम में क्वाड्रेटिक अब आ चुका है, तो एफओएम में आपने देखा होगा स्क्वायर रूट को अगर आपको डिफाइन करना है सर, तो इसके अंदर आने वाली क्वांटिटी को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। खुद सोचो ना, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी में चला जाएगा, ये तो किस में चला जाएगा आपका, इमेजिनरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टास्क क्या होगा अपना, कि आपने क्या काम करा, स्क्वायर रूट को डिफाइन किया। सर हमेशा करेंगे ना ये काम, बेटा हमेशा करेंगे, हमेशा, बोल रहा हूँ बार बार। तो पहला स्टेप ये कर दिया, अब इसके बिहाफ पर अपना एक्स का इंटरवल निकाल दो, तो ये इंटरवल भाई क्या हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया 1 प्लस माइनस और प्लस, तो यहां से आ गया एक्स लेसर इक्वल -5 और एक्स ग्रेटर इक्वल 1। अब इस चीज को डिफाइंड करने के बाद, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, दो काम करने हैं हमेशा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कितने केस में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, दो केस में, केस 1 और केस 2, ठीक है। और उसके अलावा ये इसको स्क्वायर रूट को डिफाइन करना, वो साइड में पहले ही बना के अपने पास हमेशा रख लेना, उससे गलती नहीं होती। अब केस 1 और केस 2 सर आप क्यों कह रहे हो, ध्यान से सुनो समझो। केस 1 में इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि हो सकता है ना कि ये लेफ्ट वाला पार्ट x-3 वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव हो या फिर आपका पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपको सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस समय ये बात जब कर रहे हैं सर आप, तो आप कह रहे हो कि x-3 इज लेस देन 0। x-3 कैसा हो जाए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा, कि x-3 कैसा हो जाए, नेगेटिव। क्या x की वैल्यू 3 से छोटी रखने पर ये लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगी, बोलो भाई, बोलो बच्चों, क्या ये बात आपकी समझ आ रही है। अगर मैं x लेस देन 3 कर देता हूं बेटा, तो x लेस देन 3 पर कोई वैल्यू मन में सोच लिया करो, पता है तुम लोग मन में सोच लिया करो, 3 से छोटी कोई वैल्यू लो, 2, 1, -10, -15, कुछ भी जो मर्जी आ रही है, लेफ्ट साइड में रख के देखो, तो क्या ये x-3 हमेशा लेस देन 0, मतलब x लेस देन 3 पर ये क्वांटिटी आपकी जो इधर लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, ये हमेशा कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो तुमने कहा बिल्कुल सही बात है सर, एकदम नेगेटिव हो जाएगी। और इसके बिहाफ पर बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो स्क्वायर रूट, तो आप फिर से मैं वहीं आ गया फंडामेंटल ऑफ मैथ पर, स्क्वायर रूट क्वांटिटी तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। भाई आप स्क्वायर रूट क्वांटिटी के लिए क्या करके आए हो, हमेशा वो कैसी होती है, जब भी उसे सिंप्लीफाई करते हो, रूट लिखा होता है, तो आप सबको पता है कि वो वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, हाँ या ना।
ठीक है। अब जैसे ही ये बात करा तो आपने कहा हाँ सर ये नेगेटिव क्वांटिटी है x माइनस थ्री लेस देन जीरो पर। बेटा इस केस पर ध्यान देना, x माइनस थ्री लेस देन जीरो पर ये क्वांटिटी नेगेटिव है और राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव है ही सही। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव भाई ये ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू हर r के लिए ये बात सही है, x बिलोंग्स टू हर r के लिए ये बात सही है। और जैसे ही आपने x बिलोंग्स टू r के लिए ये बात सही कर दी तो आपका केस वन तब तक होल्ड कर रहा है जब तक, बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि तब तक होल्ड कर रहा है जब तक x माइनस थ्री लेस देन जीरो के इक्वल है, x माइनस थ्री जो है लेस देन जीरो है। और इन दोनों कंडीशंस को जब आप होल्ड कराते हो तो साइमल्टेनियसली कई बच्चे इस डोमेन की बात को भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस डोमेन को मेंशन किया कि इसके बिना आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे, पहले उसे साइड में लिख दे। बच्चा क्या करता है, डोमेन लिखना भूल जाता है, केस वन और केस टू का अपना आंसर लाता है और आंसर टिक कर देता है, गलत हो जाएगा। बिना डोमेन के स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। तो आप क्या काम करोगे बच्चों, ये देखना जरा। केस वन के लिए एक पॉइंट आ रहा है अपना 3, है ना, पहले मैं इन पॉइंट्स को बना देता हूं। एक पॉइंट है अपना डोमेन के लिए -5, एक पॉइंट है अपना 1 और एक पॉइंट है 3। आपको क्या काम करना है, आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये इन दोनों के साथ आई है और इन दोनों का तो आप इंटरसेक्शन लेते हो मगर साइमल्टेनियसली डोमेन भूल जाते हो, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे आपके सामने बना दिया है। इन तीनों कंडीशन को, इसको इसको इसको, इन दोनों को होने के लिए, होने के साथ साथ इसका होना भी मस्ट है। तो इन तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, एक साथ बाइंड अप करेंगे थ्रू इंटरसेक्शन, थ्रू इंटरसेक्शन। और केस वन मैंने किस बिहाफ पर लिया है, जब आपकी लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है ये कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। भाई हो सकती है ना x माइनस थ्री नेगेटिव हो, और केस टू में किस बिहाफ पर लूंगा, जब x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा हर बार जब भी इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास दो टास्क होंगे करने के लिए। केस वन, जब उसका जो आपके पास जिसपे स्क्वायर रूट नहीं लगा है उसके दो केसेस बनाएंगे, ये कब पॉजिटिव होगा और ये कब नेगेटिव होगा। हर बार आपको ये दो केस कंसीडर करने होंगे और इन दोनों केसों के बिहाफ पर आप सबको ये बात जान लेनी है कि इसको करके ये लिखना अगर आप भूल गए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन ने क्या करा, केस वन के लिए इस कंडीशन को इसके साथ बाइंड अप करना ही था, मगर साथ में मैंने पहले ही बोला डोमेन को मत भूलना, तो इसको भी साथ में इन तीनों को आपस में क्या कर दूंगा मैं, इंटरसेक्शन। तो आर को बनाने की तो कोई जरूरत है नहीं, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, देखना जरा यहाँ पर, x लेसर इक्वल -5 ये हो गया मेरे पास, और उसी के समय आपका आंसर है x ग्रेटर इक्वल 1, तो ये हो गया बच्चों। और एक है मेरे पास x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 बच्चों मेरा हो गया ये। तो इसके बिहाफ पर तुम सबको इसका पार्ट दिखाई दे रहा होगा, और वो पार्ट आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई दे रहा है -∞ से -5, -∞ से -5 यूनियन क्लोज 1 से 3। अब जैसे ही मैंने ये मेंशन किया तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जब आपने केस वन बनाया तो केस वन के रिगार्डिंग x माइनस थ्री की वैल्यू को कैसा ले लिया, नेगेटिव ले लिया। इस नेगेटिव के लिए ये जब नेगेटिव होगा बच्चों तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव हो गया तो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ी होती है, तो ये बात हमेशा ट्रू थी। तो मैंने यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले ली जिसके लिए ये बात हमेशा होल्ड कर जाएगी, तो लिख दिया r। अब तुम में से कोई ये पूछ सकता है कल सर अगर क्वेश्चन ये आ जाता x माइनस थ्री ग्रेटर देन ये वाला केस ऐसे लिखा होता तो, और इस समय आप ये पढ़ा रहे होते x माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आती और इधर आप बता रहे हो पॉजिटिव होता, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या x की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्या ये वैल्यू 5 नहीं हो जाती, हो जाती कि नहीं, क्यों हो जाती, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव से ग्रेटर नहीं हो सकती, नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। अब जैसे ही अपन ने ये जो काम अपन कर रहे हैं, इस काम को आपने देखने के बाद एक मन में एक एनालिसिस जरूर कर ली होगी अब तक मेरे हिसाब से, कि सर जो केस वन और केस टू आप बना रहे हो ये इस बिहाफ पर बना रहे हो कि x माइनस थ्री जो लेफ्ट साइड है जिसपे आपका स्क्वायर रूट नहीं लगा है वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। तो आपने जब ये केस आपने सॉल्व कर दिया तो अपन का पहला आंसर भाई ये क्लोज ही लिखा हुआ है, तो x माइनस थ्री था वो लेस देन जीरो के लिए बात करिए। अब तुम में से एक बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ पर अगर आप x माइनस थ्री को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल जीरो, हाँ इस पर इक्वालिटी बिल्कुल आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो क्या इस केस में अपन को क्या करना होगा, तो अब तो तुम्हारे दिमाग में बात आएगी सर अब तो ये भी पॉजिटिव है
और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या कोई सर्टेन इंटरवल ऐसा मिल सकता है जिसमें ये पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता रहे? तो बिल्कुल कोई इंटरवल मिल सकता है। यानी ये वो केस है जब आपने फंडामेंटल ऑफ मैथ में सुना होगा कि अपन दोनों तरफ अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब भी आपके इधर भी पॉजिटिव लिखा है इनइक्वालिटी में और इधर भी लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अपन दोनों तरफ क्या कर सकते हैं बेटा, इस समय स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग। तो x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0 के केस में जैसे ही तुमने ये देखा तो x माइनस 3 ये क्या था आपका, लेस देन ऐसा लिखा हुआ था। तो इस समय मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो अब इस केस में अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे स्क्वायरिंग कर देते हैं। आज भी मेरे बताने के बाद हो सकता है टेस्ट में आपसे इस तरह की बात पूछे तो भूल जाए, कई बच्चे भूल जाएंगे और सीधे क्या करेंगे, बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है सर, कोई टेंशन नहीं, स्क्वायरिंग कर दो सर, स्क्वायरिंग कर दो। तो बेटा स्क्वायरिंग तो एक केस हुआ। दूसरा केस ये भी तो सोचो कि लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी में बार बार उसी बात पे फोकस कर रहा हूं इसीलिए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी तो हो सकती थी, तो पॉजिटिव का तो केस तुम कर रहे हो अपने आप से, एकदम बढ़िया बात है, स्क्वायरिंग कर देते हो, मगर इसको मिस नहीं करा जा सकता ना। मैंने ये बात शायद 3-4 बार बेटा अब तक रिपीट कर दी है, तो इस बात पर जरूर फोकस करना। अब जैसे ही ये हो गया तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, स्क्वायरिंग। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जल्दी से चाहो तो तुम लोग ही शुरू कर सकते हो। x माइनस 3 का स्क्वायर और इधर क्या हो गया, लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो बेटा यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से मुझे अपना आंसर बताओ कि यहाँ से क्या दिख रहा है। तो ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया है बच्चों 10x, और 9 को भी उधर शिफ्ट कर रहे हो अगर, तो ये हो गया आपका 10x, और 5 को अगर आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 14। तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भाई, 14/10 है ना, 14/10 आ रहा है, बोलो बच्चों। तो ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन 7/5, बिल्कुल एकदम x इज ग्रेटर देन 7/5। अब फिर जल्दीबाजी मत करना, इस आंसर के साथ में ये आंसर तभी तक आ रहा है जब आपने इस बात को फॉलो किया है। बच्चों इस बात को मत भूलना, इसके बिना थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बेटा आपने मॉड्यूलस लास्ट में भी पढ़ा है, मुझे मालूम है, एफओएम में भी था। तो इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ तो अटैच करना कई बच्चे भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन के साथ इसको अटैच तो होना ही है, मगर साथ में बिना डोमेन के अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो फटाफट से जल्दी से मुझे केस 2 को जरा फटाफट कंबाइन करके फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। इन दोनों कंडीशंस को तो बाइंड अप करोगे ही एक साथ, साथ में डोमेन को भी मत भूलो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल इंटरसेक्शन विद बोथ डोमेन, एकदम सही बात है बेटा, एकदम आपको इंटरसेक्शन लेना है डोमेन के, ये जो पूरा पार्ट है डोमेन तो पूरा है ना ये, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ले ही लेते हैं। देखना जरा इधर एक बार और समझो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिए ले रहा हूँ इंटरसेक्शन, तो मेरे पॉइंट है एक बार 3, एक है 7/5, एक है -5, एक हो गया बेटा 1, एक हो गया 7/5 और एक हो गया 3। तो आपके पास था, फिर से अपन ने बना दिया, -5 से लेसर इक्वल और ये 1 से ग्रेटर इक्वल। एक तो ये एक बार है 3 से ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पर हो गया आपका, और एक बार है 7/5 से, है ना, 7/5 से। बोलो बच्चों, तो यहां से आपके पास कुछ ऐसा आ गया, बोलो सही है ये बात। अब जैसे ही आपने ये प्रोड्यूस किया होगा बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपने 3 to infinity, एकदम 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 जल्दी से अपनी कॉपी पर सभी लोग करके देख ले भाई। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज आप इस बात को जरूर ऑब्जर्व करें कि आपके पास क्या स्क्रीन, बच्चों स्क्रीन, अच्छा एक मिनट कुछ हुआ है, मैं फिर से कर रहा हूं। क्या अभी आ रही है स्क्रीन, क्या अभी आ गई है स्क्रीन? हाँ ठीक है बेटा, देख लिया मैंने। अब आप सभी जल्दी से मुझे ये बताएं कि जब इस इरेशनल इनइक्वालिटी को आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन का आंसर क्या आ रहा है। अब जैसे ही आ गया तो बेटा केस 1 और केस 2 के अपने आंसर को, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, आप सबको दिख भी रहा होगा, तो तीनों का कंबाइंड करके आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जो आंसर बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये मिल गया केस 2 का फाइनल आंसर, x ग्रेटर इक्वल 3। एकदम बढ़िया आपने आंसर बता दिया। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मॉड्यूलस का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है। केस 1 सेपरेट अपना सॉल्व किया अपन ने अपने आंसर का, केस 2 सेपरेट सॉल्व किया अपने आंसर का। कई बच्चे जल्दीबाजी में अब इतना बताने के बाद भी केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं,
जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, केस 1 और केस 2 में यूनियन लेना चाहिए या इंटरसेक्शन, सोच के। हाँ मैंने देख लिया, जिन लोग समझ गए एकदम सही। क्यों करा ऐसा? कई बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं और ये भी पूछते हैं कई बार कि सर आप इंटरसेक्शन केस 1 और केस 2 में क्यों नहीं ले रहे? बेटा एक बात खुद सोच के देखो ना, केस 1 अलग से अपन ने सेट सॉल्व करा है, केस 2 अलग से कंडीशन पर सॉल्व किया है जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो केस 1 और केस 2 का थोड़ी ना इंटरसेक्शन लिया जाएगा, केस 1 और केस 2 का तो साथ में क्या लिया जाएगा फाइनल आंसर लिखते समय? यूनियन। भूलना मत, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, केस 1 का आंसर लिखते समय फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? उनका यूनियन लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर लिखते समय यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं ताकि जब आप अपने को इसको रिवाइज करें तो हर बच्चे को याद आ जाए, केस 1 और केस 2 का अपन क्या लेंगे? यूनियन। तो बच्चों जरा जल्दी से बताओ, -∞ से -5 क्लोज, यूनियन 1 से 3, ये तो मेरा पहला केस का आंसर था, और इसी के साथ यूनियन लगाए दे रहा हूं 3 से इंफिनिटी। अब जैसे ही बच्चों तुमने ये आंसर लिखा, तुम देख रहे होगे तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ये आंसर ये लिखा हुआ है। कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर जो आपने निकाला है वो भी यही आंसर है? क्या भाई अब तो इतना इंटरवल ऐड करना और ये सब तो तुम लोग समझते होगे, हाँ या ना? क्या ये दोनों आंसर एक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया सर, सेम आंसर है। तो समझ गए होगे बच्चों, -∞ से -5, मैं इस आंसर को और लगाए दे रहा हूं। आप -∞ से -5 यूनियन 1 से लेकर कहां तक ले जा सकते हैं? अप टू इंफिनिटी। तो एक ही आंसर है जो यहाँ पे मेंशन है, उसी को उसने इन दोनों आंसर को कंबाइंड करके 1 टू इंफिनिटी लिख दिया। क्लियर है बात? अब मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुन लो, यानी इरेशनल इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं इतना फोकस इसीलिए कर रहा हूं, एक बार ध्यान से और सुन लो। जो भी बच्चे रह गए पीछे रह गए, किसी को बात नहीं समझ आई, फिर सुन लो। क्या करोगे? पहली बात, इतना तो माइंड में सेट हो गया होगा, बिना डोमेन लिखे बिल्कुल एक्सप्लेन द रोल ऑफ डोमेन। बिल्कुल सुन ले बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डोमेन जो बच्चे पूछ रहे हैं ध्यान से समझ लें। ये वो एक्स की वैल्यूज है, मैं शायद इस बात को तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, फिर सुने। वो एक्स की वैल्यूज है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। डिफाइंड होने का मतलब आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट अपन सुनते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट तभी तक डिफाइंड होगा जब उसके अंदर पॉजिटिव आ जाए। जब उसके अंदर पॉजिटिव आ जाए, तो उसके अंदर नेगेटिव आ सकता है कि नहीं? तो जो लोग पूछ रहे हैं ये बताएं, क्या स्क्वायर रूट के अंदर कुछ एक्स की वैल्यूज पर नेगेटिव आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। तो अपना आंसर हो जाएगा खराब। यानी कि इस क्वेश्चन को डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर रूट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो तुम्हारा आंसर उन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा ही नहीं। तो अपने को डिफाइंड करना है, तो डिफाइंड करने के लिए पहले आप स्क्वायर रूट को डिफाइंड कर लें, यानी कि वही वैल्यूज है ये एक्स की जिस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब स्क्वायर रूट डिफाइंड हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये बना दिया मैंने, ये सबसे पहले साइड में बना के लिख लो हर बार हर बार। उसके बाद उतरोगे इस बात पर कि ये दोनों लोग एक दूसरे से बड़े छोटे दिए हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस समय x-3 इससे छोटा दिया हुआ है। तो तुम में से हर बच्चा यही बात समझेगा कि इनइक्वालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि x-3 जो है, जिस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा है, ये अपना नेचर डिसाइड कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो बेटा कितने केस बनेंगे? 2। क्या केस बनेंगे? 2। पहला केस क्या बनाया सर आपने? x-3 को लेस देन 0 लिया। दूसरा केस क्या बनाया? x-3 को पॉजिटिव लिया, ग्रेटर इक्वल 0 लिया। इस केस को सिंप्लीफाई किया तो देखा नेगेटिव जो है पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा ही होता है, ये सबको पता है। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्या है ये? ऑलवेज ट्रू। और अगर ऑलवेज ट्रू है तो x की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, x बिलोंग्स टू r हो गया। अगर ये फॉल्स हो जाता तो मैं आपको बता चुका, x इक्वल्स टू 5 लिखते हैं। अब ये आंसर मेरा जैसे ही आया, तुरंत आपको ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बस x बिलोंग्स टू r लिख दिया, इसको भी भूल गए और सीधे सर केस 1 का आंसर x बिलोंग्स टू r हो गया। नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। x-3 लेस देन 0 पर ये बात हो रही है, तो उससे छोटी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अपन ने इसको और डोमेन को, भाई डोमेन डिफाइन करना बार बार बोल रहा हूं, एक्स की वो वैल्यूज को डिफाइन करना भूलना मत। तो इन तीनों को अपन ने एक साथ कंबाइन किया थ्रू दिस लाइन। ये बना मेरे केस 1 का आंसर। ये कौन है? मेरे आंसर ऑफ केस 1। ये किसका आंसर है? केस 1 का आंसर है। और ऐसे ही सेम स्टेप मैंने उठाया जब x-3 की नेचर पॉजिटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव होगा बच्चों, तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है ना कि x का कोई ऐसा इंटरवल आए जिस पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी राइट साइड की, लेफ्ट साइड की पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी हो, तो बिल्कुल। और इनइक्वालिटी में जब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बेटा इसमें स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, ध्यान देना, ये तो ऑलरेडी या तो ट्रू बैठेगा या फॉल्स बैठेगा। तो इसकी स्क्वायरिंग करके अपन ने सिंप्लीफाई किया। फिर बच्चा जल्दी जल्दी में, सर x ग्रेटर देन 7/5 आ गया। नहीं,
इस कंडीशन को होल्ड करके आया, तो कई बच्चे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मैंने इसीलिए तुमको यहां बोल दिया कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन लेते समय भैया इसको यहीं पर इसके साथ अटैच कर लेना, जो मैंने बोला स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने वाली बात। तो दोनों आपके पास जैसे ही कर लिया बच्चे, तो एकदम आपके पास केस 2 का फाइनल आंसर आ गया, और केस 1 और केस 2 का यूनियन लगा दिया, और केस 1 और केस 2 का जैसे ही यूनियन लिया तो मेरा फाइनल रिजल्ट है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, आराम से करो ना, जल्दीबाजी मत करना। नेगेटिव रहने पे स्क्वायर क्यों नहीं बेटा, नेगेटिव रहने पर देखना, मैं बता तो रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा या तो छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये बात हमेशा ट्रू है ना, और ट्रू है तो एक्स बिलोंग्स टू सीधे आर आ जाएगा ना, तो क्या करेगा, हाँ या ना। मेरे हिसाब से बेटा अब तो सभी लोगों ने लिख दिया कि सर क्या हुआ है, पूरी एक एक लाइन आपकी दिखाई दे रही है क्या कर रहे हैं, मगर आपके लिए है और भी काम है भाई, आज डू योरसेल्फ दूंगा तो वो तो है ही सही। जरा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, दिए 2 मिनट आपको, जल्दी से मुझे फटाफट सोच के बताओ, भले ही देखने में सर ये तो नीचे लिखा हुआ है fx/gx फॉर्मेट का है, नहीं छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए कहा तुम लोग देखो जरा, हाँ बिल्कुल एकदम ट्राई करो, है ना। और एक होमवर्क के लिए दे दूंगा, और एक डू योर सेल्फ में तो है ही सही, मगर पहले ये वाला करो, जल्दी से करो, फटाफट दिया मैंने 1 मिनट का समय, सोच के बताना, जल्दीबाजी मत करना। अब तुम सोचोगे सर ये क्वेश्चन तो उससे एकदम अलग लग रहा है, नहीं अलग, तुम सोचो तो ये उससे आसान है, इसीलिए तुम लोगों को ये वाला दिया है। जल्दी से सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ दिमाग लगाओ, अब लोग आंसर तो लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने तो बताना भी शुरू कर दिया, इसीलिए पूछा है, इसीलिए पूछा है तुम लोगों से, और अभी सुनोगे तुरंत समझ जाओगे सर अच्छा हाँ सही है ये बात। क्या मैं बताऊं भाई, कई लोग x greater than 3 आंसर दे रहे हैं, है ना। चलो देखो, चलो समझाता हूँ, इधर देखना और तुरंत समझ जाओगे तुम। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो जैसे ही आपको इरेशनल का मतलब समझ आ ही गया होगा कि अच्छा हाँ सर स्क्वायर रूट आ गया, यानी ये इनइक्वालिटी इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। सर आपने कहा था सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें, अब देख बेटा स्टेप बिल्कुल नहीं बदलते, जो सीखा वो साइड में लिखते चलो, कि इसका डोमेन जो निकल के जाएगा वो 100% है। मैं यहाँ इसको लिख दूं, वरना आप सोचे क्या लिखा है, x-3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, तभी तक स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। ये अपना मैंने यहाँ पर बना लिया। अब जैसे ही बना लिया, मेरे दिमाग में दो चीजें स्ट्राइक कर रही थी सर, जो आपने अपन को अभी बताई हैं। दो चीजें क्या स्ट्राइक कर रही थी, पहली चीज ये स्ट्राइक कर रही थी कि सर आपने बोला था कि उसके अलावा जो दिया है उस पर नजर बनानी है, तो केस 1 देखो वही चीज कर रहा हूं बिल्कुल, x-2 के नेचर पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा, x-2 लेस देन 0 भी हो सकता है, और केस 2 x-2 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। क्या इक्वल टू 0 लूंगा आज मैं x-2 को, इतना तो तुम लोग खुद ही समझदार हो कि डिवाइड वाला क्वांटिटी में अगर x बराबर 2 रख दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया सुजीत ने लिखा है सर केस 1 इनवैलिड हो जाएगा ना, बिल्कुल सुजीत बहुत बढ़िया। कैसे हो जाएगा केस 1 आपका, जो वैलिड नहीं आएगा जिसमें 5 आ सकता है, तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और x-2 को तुमने नेगेटिव लिया है, तो ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हुआ, और इनइक्वालिटी दी है ग्रेटर देन 0, तो क्या नेगेटिव क्वांटिटी कभी पॉजिटिव से 0 से बड़ी हो सकती है, तो ये देखो ये आ गया फॉल्स, क्या आ गया फॉल्स, हाँ या ना। यानी कि यहां से अपन का आंसर क्या मिलेगा, x=5, हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्या पहला केस समझ आया, क्या कुछ चेंज किया मैंने, क्या कुछ चेंज किया, आंसर देख लिया भाई, कई लोगों ने 3 से इंफिनिटी दे दिया है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं बस उसी बात पर, एकदम एकदम अमन ने लिख दिया हाँ सर एकदम क्लियर है अब ये क्वेश्चन। अब केस 2 पर पहुंचो, केस 2 पर जैसे ही पहुंचे, तो केस 2 पर बच्चे क्या हो जाएगा, x-2 पॉजिटिव दिया है, तो स्क्वायर रूट ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी जो अपन की निकलने वाली है वो ग्रेटर देन 0 होगी, बिल्कुल होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यानी कि x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। और अभी मैं तुम्हें बता के चुका, अगर 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन तुम लोगों ने लिया होगा तो यहाँ तो 5 मिलेगा, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा सर इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला केस तो बेकार है। मगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते समय अगर कोई इसको भूल गया तो फिर अपना आंसर गड़बड़ कराएगा, भाई मेरी बात ध्यान दे लेना, यानी इसको कंसीडर इसके साथ करना बनता है, तो बिल्कुल बनता है। तो क्या आंसर है यहाँ पर, एक है 2 पॉइंट, एक है 3, तो एक है 2 से बड़ा और एक है 3 के बराबर और उससे बड़ा, तो फाइनली आंसर जो केस 2 से मिल रहा है अपन को वही आंसर हो जाएगा, x greater equal 3 अपना फाइनल आंसर। The final answer is
x इज ग्रेटर इक्वल 3। केस 1 हट जाएगा। क्या ये बात समझ गए हो? अरे फाई का किसी के साथ भी कॉमन लोगे तो फाई ही आएगा। केस 1 लेने की जरूरत है अभी? हाँ या ना? बोलो बच्चों, क्या केस 1 लेने की जरूरत है? समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? अब हाँ बिल्कुल एकदम मैंने बात तुम्हारी देख ली। अब एक बच्चे ने कहा कि सर क्या यहाँ पर x-3, बहुत बढ़िया, एकदम सही, यही ऑब्जर्वेशन चाहिए, एकदम ठीक है। अगर मैं x ग्रेटर इक्वल 3 लेता हूं तो ये देख लो जरा, एकदम सही, x बराबर 3 लेते ही क्या ये 0/1 जीरो बनेगा? और क्या यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन है? तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अपने आंसर में एकदम सही जा रहे हो भाई, एकदम ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर चलो चाहे तो अगर तुम लोग लिख रहे हो तो यहाँ पर अभी लिखा रहने दो, मगर अपना फाइनल आंसर जब आया तो उसमें से मैं x=3 को रिजेक्ट करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? रिजेक्ट करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेंशन है इनइक्वालिटी पर इक्वालिटी का साइन तो सर दिया ही नहीं है, तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपन फाइनल आंसर अपना बोल देंगे x इज ग्रेटर देन 3। हाँ या ना? और इक्वल टू 3 कब ले लेना? जब इसी क्वेश्चन में, कल यही क्वेश्चन अगर मुझे दे दिया जाता और यहाँ ग्रेटर इक्वल 0 होता, देन वी विल एक्सेप्ट x=3 ऑल्सो। क्लियर है वैभव? क्लियर है बच्चों? क्षितिजा, रेशु, सही है बच्चों? क्लियर है बात? बाबू, x बिलोंग्स टू r कैसे सर? x बिलोंग्स टू r, देख बच्चे, पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है ना? अगर होती है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? r के लिए बात सही बैठेगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, एक्सेप्ट तुम इसको निकाल सकते हो अगर चाहो तो। कौन सी क्वांटिटी को? 2 को। अरे भाई 2 को तो निकाल सकता हूं ना इसके साथ। अगर r-2 लिखना चाहूं तो 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या ये वाली बात आपको समझ आई बच्चों? क्या इसमें कोई टेंशन? क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? x-3 देवदत्ता, x-3 ग्रेटर इक्वल 0 क्यों? बेटा इधर देखो ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बोला? सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों का क्या करोगे बेटा, कि जब स्क्वायर रूट कब डिफाइन करोगे, स्क्वायर रूट डिफाइन करोगे ना, तो x-3 मस्ट बी पॉजिटिव। तो x-3 इज ग्रेटर इक्वल 0। और 0 वाला केस क्यों हटा दिया? क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का नहीं दिया हुआ। समझ गए? समझ गए? आ गया है सर, आ गया, गुड, ठीक है ठीक है। अब देखो इसी चीज में मैंने तुम्हारे लिए एक होमवर्क के लिए डाल दिया, और डू योर सेल्फ तो है ही। हाँ बिल्कुल, ऋतिक कह रहा है सर और क्वेश्चन, बिल्कुल एक ही है, देखो तुम्हारे सामने है। मैं इस जब एंड आउट भेजूंगा तो ट्राई कर लेना, कल फिर अगर लगे तो मेरे से पूछना भी। और डू योर सेल्फ, अभी जो होमवर्क दूंगा उसमें 6 या 7 में से कोई एक है रैशनल का, तो 6 है जहां तक, वो पूरा ही अब आपसे बन जाएगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, इन सारी बातों को करने के बाद हर बार जब भी रैशनल का ये क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही है जो अपन इन सारे क्वेश्चंस में डिस्कशन में ले रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद बेटा एक और चीज आती है, बहुत बेसिक सा पार्ट और आता है, इसको भी ध्यान से समझे। यहां मैंने लिखा है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड, बहुत बेसिक सा है। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड, पहले तो ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि क्या मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट और उस पर वो बनाना आपने एफओएम में भी देखा था ना? एफओएम में भी देखा है ना? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखा है सर, देखा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहाँ पर अब की बार अपन ने क्या हेडिंग डाली है? इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड, बहुत बेसिक सा है ये, तो उससे भी इजी है। कैसे देखोगे? ध्यान से सुनो समझो। अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने मॉडुलस की इनइक्वालिटीज को ले लिया तो तुम समझ गए होगे, अच्छा हाँ यहाँ सर मॉड आ रहा है, यहाँ मॉड आ रहा है। और पहले दो क्वेश्चन तो इतने बेसिक है, यहाँ बेटा जितने भी बच्चे हो तुम लोग अपने बेसिक कॉमन सेंस से ही बता दोगे। देखना जरा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 5x+6 अपॉन mod x+7 लेस देन 0। अपन को x फाइंड आउट करना है, ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी। बिल्कुल एकदम बढ़िया, देख लिया मैंने जो लोग अपना आंसर बता रहे हैं। ये क्वांटिटी कितने बच्चे ऐसे हैं हमेशा पॉजिटिव होगी जो ये नहीं समझ रहे? क्या ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर की हमेशा पॉजिटिव होगी? डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? बोलो बच्चों। अरे मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसमें 7 और जोड़ दिया तो प्लस ही का जुड़ा ना, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर इसका डिनोमिनेटर, चलो मैं लिख भी देता हूं, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो जीरो होने का खतरा तो खत्म, और जीरो होने का खतरा खत्म तो मैं इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर सकता हूं। अपन ये बातें इनइक्वालिटी में कर चुके हैं।
then remaining question is only x square minus 5x plus 6 is less than 0। क्या ये बात बच्चों समझ में आती है तुम लोगों को कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 रह जाएगा? भाई डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता ना, तो अपना तो आंसर सीधे सीधे बन गया, उसको 0 की तरफ ट्रांसफर कर दिया। इसके रूट क्या हो गए बच्चों? x माइनस 2 x माइनस 3। अब तो नंबर लाइन 2 से 3 के बीच में ये ऐसे ही दिख रहा है आंसर, मगर फिर भी अगर कोई ध्यान न दे रहा पा रहा हो तो कैसे लिखते थे अपना आंसर? x लाइज बिटवीन 2 to 3। तो अपना ये आंसर हो गया। दूसरा जल्दी से बता दो, दूसरा भी देखो आंसर सभी ने बता ही दिया है। पहला तो ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 भी बता दो, ये भी छोटा सा है, फटाफट बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन हो जाएगा सर। कैसे सर? एकदम एक ही स्टेप लगा रहे हैं इसमें भी। मॉड x प्लस 4, तो भैया मॉड क्वांटिटी तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो फिर से मैं इसको 0 की तरफ ट्रांसफर कर सकता हूँ। नाउ रिमेनिंग सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन 0, क्योंकि ये मॉड क्वांटिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो फिर से अपनी 0 की तरफ आपने ट्रांसफर कर दी बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके फैक्टर कर दो, तो इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे? तो बेटा ये हो गए आपके, इसको भी लिख दिया जाए, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके x माइनस 1 और x प्लस 7, है ना भाई? ठीक है, लेस देन 0। तो यहां से आपका आंसर अब की बार हो गया माइनस 7 और ये 1 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस 7 से 1। वही चीज जो पहला क्वेश्चन था, एकदम सेम पैटर्न पर, एकदम 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 ठीक है। ठीक है, 0 क्यों नहीं बेटा? ये बताओ यहां पर एक बात, हाँ एकदम 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 एग्जैक्टली एकदम एक सही बात बोली उसने। देखो जरा एक चीज समझना भाई, मॉड x प्लस 4 नेगेटिव तो नहीं हो सकता, अपन एकदम सही जा रहे हैं, मगर x की वैल्यू माइनस 4 होने पर ये टेंशन देगा। क्या टेंशन देगा? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इस पर्टिकुलर x इक्वल्स टू माइनस 4 पर ये हमारे क्वेश्चन को बड़ा ही ब्लंडर कर देगा, डिफाइंड नहीं होने देगा। तो अपने आंसर में आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या चीज, जब आप ये स्टेप लगा रहे हैं, मैं यहाँ पर अलग कलर से मेंशन कर दे रहा हूं, जब आप ये स्टेप लगा रहे हैं तो साइड में यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने ये तभी लिया है जब मैं x की वैल्यू माइनस 4 कंसीडर नहीं करूंगा। यानी मेरे आंसर में अगर माइनस 4 आ रहा है, अगर माइनस 4 आ रहा है तब तो मुझे उसे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं। जैसे मेरा आंसर आ रहा होता सपोज 1 से लेकर 8 तक, तो भाई उसमें माइनस 4 आ ही नहीं रहा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मगर अगर माइनस 4 अपन के आंसर में जा रहा है तो इसको हटाना मस्ट है। क्लियर है बात? तो इस समय ये देख लो भाई, माइनस 7 से 1 आया है और उसमें माइनस 4 लाई करता है तो करता है, तो मेरे को आंसर लिखने का तरीका या तो ये लिख दे, उसमें से माइनस 4 अपने आंसर में से बाहर लगा दे, या फिर इसी आंसर को माइनस 7 से माइनस 4 ओपन यूनियन माइनस 4 से 1। बोलो बच्चों क्या ये बात सही है? भाई माइनस 4 बाहर कर दो। पार्थ कह रहा है एक बार फिर से, बेटा ये देखो ना पार्थ, ध्यान से देखो, नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ x प्लस 4, तो बढ़िया, ये तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। आपने कहा ठीक है, पॉजिटिव होगा, इस फैक्टर को मैं 0 की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, मगर एक शर्त पर, जब x की वैल्यू माइनस 4 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर x माइनस 4 हो गया पार्थ तो इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 0। x की वैल्यू माइनस 4 अगर तुम लोगे, इतना इनइक्वालिटी तो तुम्हें ध्यान आ गया होगा, ऊपर आ जाएगी फाइनाइट क्वांटिटी माइनस 4 पर, और डिनोमिनेटर में बेटा पार्थ आ जाएगा 0। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो अपन को इस पॉइंट को बाहर करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा? अपना आंसर तो लिखा, मगर उस आंसर में से माइनस 4 को क्या करा? रिजेक्ट करा। मगर पिछले केस में ऐसा नहीं था, इसीलिए देखो पिछला क्वेश्चन मॉड x प्लस 7 था, और अब की बार ये क्या है? मॉड के अंदर ही चला गया है प्लस 4, तो वो 0 भी हो सकता है। पार्थ ने लिखा ऑल क्लियर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, एकदम ठीक है। अब देखो, अब ये दो क्वेश्चन तो बेसिक पर थे, मगर भाई अब जरा तीसरा क्वेश्चन की जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की आप लोगों को जरूरत है, कैलकुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे जैसे अपन का कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा तो इन कैलकुलेशंस पर ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। अब इस इनइक्वालिटी का अपन को सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। तो बेटा यहाँ पर मॉडुलस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान आ रहा होगा। सबसे पहले ऐसे केस में अपन क्रिटिकल पॉइंट बना लेते थे। क्या बना लेते थे? क्रिटिकल पॉइंट बना लेते थे। जैसे इसका एक क्रिटिकल पॉइंट -2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, यानी अपने पास बिल्कुल बिल्कुल शिवम एकदम मॉड में केस कब बनेगा। अब ये देखो भाई शिवम, तुम्हारे सामने आ गया है केस वाला क्वेश्चन।
पहला वाला को 2 क्वेश्चन तो बेसिक थे, जो अपनी बेसिक एनालिसिस पर आप सॉल्व कर सकते थे, मगर अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको केस बनाने पड़ेंगे। ये देखो अब तुम्हारे सामने केस वाला क्वेश्चन है जैसा तुम चाह रहे हो। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, एक्चुअल में अपन को क्यों ये बनाना पड़ा, तो बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो, x+2 ये कहां पर जीरो हो सकता है, -2 पर। ये कहां पर जीरो हो सकता है, mod 1 पर। तो -2 और 1 अपन ने नंबर लाइन पर बनाया, और नंबर लाइन पर बनाकर इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूं तो तुम लोगों को ध्यान भी आ जाएगा। केस फर्स्ट बनेगा जब आपका x < -2 होगा। केस 2 बनेगा जब आपका x जो है -2 से -1 के +1 के बीच में लाई करेगा। और केस 3 बनेगा जब आपका x > 1 होगा। क्या मेरी ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों, कि यहाँ 3 केस क्यों बनाए सर आपने? अगर यहाँ पर कल मॉड में एक और मॉड लगा होता, मैं ऐसे ही कैसे में समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो एक और मॉड लगा होता x -6 का, तो आपको यहाँ पर 6 क्रिटिकल पॉइंट भी लेना होता, और तब कितने केस बनते, 1 2 3 4। तब कितने केस बनते बच्चों, 4। अभी कितने बन रहे हैं, 3। यानी अगर 2 मॉड का क्वेश्चन है तो ये कितने केस में ब्रेक हो गया है, 3 केस में। और रीजन भी है तुम्हारे सामने, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट -2 आ रहा है, और एक पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। तो इसके अबाउट एनालिसिस करेंगे तो 3 केस तो बनेंगे, -2 से छोटा, कब तक, -∞ तक, फिर -2 से लेकर +1 तक, और उसके बाद +1 से लेकर अप टू +∞ तक। तो इस समय बच्चों कितने केस बनेंगे, इसके 3 केस बनेंगे। अब हर केस की एनालिसिस करते समय जरा ध्यान से देखो, इस केस के बिहाफ पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो इसको ब्लॉक लगा देता हूं, ताकि मैं इंटरसेक्शन लेते समय, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये समझ लो जहां पर मॉड्यूलस 0 हो रहा है, और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, आप रूट बोल रहे हो तो रूट बोल दो। वो लोकेशन आशुतोष जहां पर मॉड की वैल्यू इंडिविजुअल हर एक मॉड 0 हो जा रहा है, तो उसको अभी के लिए अपन एक नाम दे दिया है क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप नहीं क्रिटिकल पॉइंट जानते तो रूट समझ लें, ऐसा समझ लें कि मॉड x+2 कहां पर 0 हो रहा है, तो -2 पर 0 हो रहा है, वो पॉइंट है। मॉड x -1 कहां पर 0 हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक है भाई। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, मैंने पहला केस लिया x < -2 का। x < -2 के केस में मैंने तुम लोगों से पूछना शुरू किया, बच्चों ये बताओ इन मॉड के साइन ओपन कैसे होंगे, प्लस से या माइनस से? तो हर बच्चा बोला सर -2 से छोटा कोई नंबर सोच ले। मैंने मान लो -3 या -10 कुछ ऐसे ले लिया, -10 लिया, ऐसे तुम्हें समझाने के लिए, वैसे तो ऑलरेडी तुमको ये बातें पता है, मुझे मालूम है। तो ये बनेगा मॉड -10 + 2, ये बनेगा मॉड का -8, और नेगेटिव -8 के लिए इस मॉड को माइनस से ओपन होना होगा, तभी ये +8 बनेगा। क्या ये वाली बात आप सबको पता है? बेटा आपने एफओएम में करा हुआ है, x < -2 में क्या तुम सबको ये बात समझ आती है, पहला वाला जो मॉडुलस है वो नेगेटिव साइन से ओपन क्यों किया है मैंने? पहले तो मुझे चैट बॉक्स में ये बता दो भाई। बिल्कुल, इतना तो करा हुआ है, बिल्कुल भाई एकदम करा हुआ है, मुझे मालूम है कि x+2 में -2 से छोटा जब मैंने लिया तो ये पहला वाला मॉडुलस अपन का कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। और किसी बच्चे को भी दिक्कत होता हो, तो किसी बच्चे को भी दिक्कत होता हो तो बेटा लेसर इक्वल -2 में कोई भी एग्जांपल अपने मन में सोच लो। जैसे अभी मैंने -10 लिया तो हर बच्चे ने देखा हाँ सर -8 आ रहा है, और -8 का मॉडुलस +8 तभी हो पाएगा जब बाहर माइनस लगे। तो बेटा देखो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, अगर किसी को अभी तक ये दिक्कत है तो। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने -2 से छोटा -10 लिया था, तो -10 -1 सर इस बार भी नेगेटिव लगेगा क्योंकि मॉड के अंदर -11 आ रहा है, तो मैंने ये भी माइनस से ओपन कर दिया। अब माइनस से ओपन करूंगा, ध्यान देना बच्चे, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +x - 1 इज लेस देन x - 3/2। और यहाँ पर भाई एक लाइन कर दो, ये केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये केस 2 सॉल्व कर रहे हैं, और फिर उसके बाद केस 3 करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन पर मैंने फिर कहा पेशेंस रखें, जल्दीबाजी ना करें, इत्मीनान से करें ना। कुछ मिस्टेक होगा तो आपको फिर दोबारा देखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से उसको कैलकुलेशन एक ही बार में सही करो। तो ये आ गया भाई x - 3/2 इज ग्रेटर देन -3, यानी x इज ग्रेटर देन -3 + 3/2 इज -3/2। बोलो बच्चों, ये आया मेरे पास। अब जैसे ही ये आया बेटा, तो तुम सबको एक बात ऑब्जर्व हो गई होगी कि इस आंसर के आने में इसका रोल है, इसका रोल है, यानी कि मुझे इस समय इन दोनों केसों को क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। भाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चे ये बातें मिस कर देते हैं, कह देते हैं सर केस 1 का आंसर आ गया, ये है नहीं, बिना इस कंडीशन के ये नहीं आया है, तो इसके साथ इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और जैसे इंटरसेक्शन लिया, चलो ले लेते हैं। एक पॉइंट है आपका -2,
एक पॉइंट है -3/2, तो x लेसर इक्वल -2, x लेसर इक्वल -2 और x ग्रेटर देन -3/2। तो भैया दोनों में कॉमन कुछ नहीं आया, यानी केस 1 से अपना आंसर बच्चों क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल देख लिया मैंने, है ना, देख लिया मैंने, एकदम सही है। अब आ जाते हैं बेटा, उतर जाते हैं किस पर, -2 से लेकर 1 तक। अब जैसे ही अपन -2 से लेकर 1 तक गए बच्चों, इसमें अब की बार क्या होगा, तो बच्चों तुम लोग समझ गए होगे, -2 से 1 में सर कोई एग्जाम्पल सोच ले अपने मन में, कुछ सोच लो कोई नंबर। किसी बच्चे ने 0 ले लिया, किसी ने 0.5 ले लिया, किसी ने -1 ले लिया। सपोज मैंने 0 ले लिया होता, तो तुमको दिख रहा होगा -2 से 1 में ये वाला कैसा खुलेगा, प्लस का खुलेगा। तो मैं इसको ओपन करूंगा किससे बच्चों, प्लस से, x+2, ये किससे ओपन कर दिया, प्लस से। और 0 लिया तो ये नेगेटिव आ रहा है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस x-1 लेस देन x-3/2। तो ये हो गया 2x+1 इज लेस देन x-3/2। तो यहाँ से बच्चों आ गया है x लेस देन माइनस का 5/2। तो फिर से इस वाले आंसर को इसके साथ अपन क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन लेने वाले हैं केस 2 का फाइनल आंसर लाने के लिए। तो मेरे पास पॉइंट आया है -5/2, -2 और 1। तो एक आंसर अपन का आया है x लेस देन -5/2, और एक आया है -2 से लेकर +1 तक। यानी अब की बार केस 2 से भी मुझे कुछ भी कंबाइंड नहीं मिला, इसलिए x इक्वल्स टू 5। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, देख लिया। समर्थ कह रहा है केस 2 फिर से। बेटा ध्यान से देखो ना, केस 2 में कौन सा केस लूंगा, -2 से लेकर +1 तक। तुमने कहा ठीक है। मॉड का साइन कैसे लगाता हूं मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। कोई भी नंबर ले लो -2 से 1 के बीच में, मैंने 0 ले लिया, 0 इसमें रख दो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, इसलिए देखो मैंने इसका मॉड प्लस से खोला है। मगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो नेगेटिव आ रही है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, और एक नेगेटिव पहले से लगा है और नेगेटिव से खुलेगा, इसलिए यहाँ समर्थ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अपन ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, और जैसे ही सिंप्लीफाई किया दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। बढ़िया सर, ये वाली बात भी समझ गए। अब आखिरी केस पर उतर के गए, x ग्रेटर इक्वल 1। भैया आपकी बार भी आंसर नहीं आया, फाई आ गया, तो मैं कह दूंगा कि इस क्वेश्चन में कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर पाती। मगर मोहित ने तो आंसर दे दिया भाई, एकदम सही बात है मोहित, अच्छी बात है। ऐसे ही करते रहा करो तुम लोग, जिनको आता है, जो समझ गए हैं थर्ड, वो अपने आप से कॉपी पे करके आंसर चैट में भेज रहे हैं, एकदम सही है। अब x ग्रेटर इक्वल 1 पर देखो, ये भी पॉजिटिव होगा तो किससे खुलेगा बच्चे, प्लस से खुलेगा। ये किससे ओपन हो जाएगा भाई, प्लस से। तो ये हो गया x+2, और x ग्रेटर इक्वल 1 पर ये भी प्लस से खुलेगा, तो ये माइनस ही रह जाएगा, है ना। तो -x-1 लेस देन x-3/2। तो यहां से देख लो, ये हो गया x+2 -x+1 x-3/2। x से x कैंसिल, तो यहां से तुम्हें मिल गया है x-3/2 ग्रेटर देन 3, यानी x ग्रेटर देन 9/2। ये आ गया है अपना। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, ये है 1 और ये है 9/2। ये कह रहा था ग्रेटर इक्वल 1 और ये कह रहा है 9/2। चलो गनीमत है, इस बार अपना आंसर एक आया है, और ये क्या आ गया है, x ग्रेटर देन 9/2। अब अपन को बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल मोहित एकदम सही था तुम्हारा आंसर, तुमने x ग्रेटर देन 9/2 भेजा है, एकदम बढ़िया है। तो 9/2 से इन्फिनिटी जो बच्चे भेज रहे हैं एकदम सही है। क्यों, केस 1 से अपन का आंसर 5, केस 2 से अपन का आंसर 5, और तीसरे से x ग्रेटर देन 9/2। और तीनों केसों का क्या लेना है, अलग अलग कंडीशन पर वैलिड है सारे लोग, तो क्या लेना होता है, यूनियन। और जब यूनियन लूंगा तो मेरा फाइनल आंसर इज x इज ग्रेटर देन 9/2। केस बनाना मेरे हिसाब से एकदम आसान है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप आराम से इत्मीनान से इस चीज को कर ले जाएंगे। क्लियर है भाई यहां तक। बेटा मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में हम तभी डील करेंगे जब दोनों मॉडुलस आपके पास दिए होंगे और इक्वालिटी में कुछ होगा। ध्यान से चेक करना, जो आपने सर ने पढ़ाए थे ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, जहां पर आपको सर ने कराया होगा वहां पर आपके पास क्वेश्चन बनाए होंगे थ्रू ग्राफ, वो आता है आपके एफओएम वाला पार्ट, उसको ध्यान से जरूर वहां पे कर लेना। ये अपन इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से इनको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है भाई, चलो अब इन तीनों के बाद ये चाहो तो होमवर्क डाल दो भाई, होमवर्क ले लो इस क्वेश्चन को, मैं भेजूंगा हैंड आउट, इसको जरूर ट्राई करना। बस मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में क्या कितने केस बनेंगे इसके, कितने केस बनेंगे बच्चों, 2 केस बनेंगे। कौन कौन से 2 केस बनेंगे, एक पॉइंट आएगा आपका -1 और एक पॉइंट आएगा 4, यानी केस क्या बनेगा, x लेसर इक्वल -1, एक बार -1 से 4, और x ग्रेटर इक्वल 4। ये उन बच्चों के लिए जो ट्राई करेंगे भाई, सभी लोग ट्राई करके जरूर देखें। क्लियर है बच्चों, 3 केस बनेंगे एकदम, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद मैं पहले ये तो बताऊं तुम्हें, छोटा सा पार्ट है। चलो इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं
और उन क्वेश्चनों में भाई इसको मैं बताऊं उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बताना है जो कल भी आप लोगों ने पूछा था। बिल्कुल, इल्यूस्ट्रेशन 49 क्या समझाया जाए भाई? इल्यूस्ट्रेशन 49, हाँ बिल्कुल, देख लिया मैंने तुम लोगों ने इल्यूस्ट्रेशन 49 लिखा है, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों का अटकता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद कल थोड़ा सा पार्ट है 30-40 मिनट का, जिसको अपन लोग करके कल फिर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह ही कर लेंगे बाकी ड्यूरेशन में। और बेटा कल के बाद जो अगली क्लास आएगी मतलब थर्सडे से अपन के पास, उसमें अपन शुरू करेंगे लॉगरिथम। तो कोई भी बच्चा भाई स्टार्टिंग से चैप्टर में जब भी शुरुआत होती है तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करे हर बात को, क्योंकि पहले ही दिन से अगर आपने ध्यान दिया तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। एक आसान चैप्टर है मगर स्टार्टिंग से हर बात को सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। सर 31 मई का हैंडआउट आज फिर डाल देंगे सर, एलन प्लस में शो नहीं कर रहा है, क्या ऐसा है क्या बेटा? क्या ऐसा है बच्चों? 31 मई का हैंडआउट मैंने तो शो क्यों कल मैंने देखा भी था करके, उसके बाद कर रहा है बेटा, एक बार और चेक कर लेना, वरना मुझे इंडिविजुअली बता देना तो मैं बता दूंगा एक बार फिर से कि क्या करना है ना बच्चों। चलो अब वापस आते हैं, देखना बच्चों जरा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है इल्यूस्ट्रेशन 49 और ये लगभग लगभग मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का अटका हुआ, और जिन्होंने नहीं करा है वो भी बहुत ध्यान से देख लें क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, और कई लोगों को भाई ये एक्सप्लेनेशन समझ भी नहीं आया तो इसको तो अभी साइड कर दो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। और तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, जितने भी लोग कल की क्लास में थे तो उन्होंने ध्यान दिया होगा। सर आपने ये होमवर्क कब दिया? ये वाला तो दे चुका हूँ बच्चों, ये तो प्रीवियस क्लास के, तुम लोग चेक जरूर किया करो लास्ट वाले पेज पर, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ। अगर तुमने सारे उसको हैंडआउट्स को रखा है तो बेटा अपने लास्ट वाले पेज पर देखना, ये ऑलरेडी बिल्कुल मैंने दिया ये वाला क्वेश्चन। शार्दुल कह रहा है नहीं दिए हैं, पक्का? क्या 49 वाला मैंने नहीं दिया इलिस्ट्रेशन? नहीं भाई, एक बार में दिया है मैंने अभी मैं, चलो अच्छा मान लिया, अगर हो सकता है आप में से कई लोगों ने ना देखा हो, मगर हो सकता है कि अगर दिया है, क्योंकि कई बच्चे लिख रहे हैं सर दिया है, कुछ मना कर रहे हो, तो एक बार देख लो। अरे क्वेश्चन तो अपन का तुम लोगों ने, इसलिए मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान से देखना, कल अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है O2 का, नहीं मुझे बताना तो है ही सही, तुम लोग देख लो क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों का अटकता है हर बार। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया बेटा, अब देखो, अब इधर इधर ध्यान से समझो, अब जाने दो, ठीक है। कल अपन ने O2 का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अपन ने बात करी थी x की एग्जैक्टली 3 वैल्यूज के लिए नेगेटिव चाहिए था, याद आया? वो क्वेश्चन भी अच्छा था, उसी के बेसिस पर ये आपकी शीट में इल्यूस्ट्रेशन है। इसको भी अगर आपने समझ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस एक बनेगा कि हाँ कल वाली बात में सर ने क्या समझाया था, ये भी फिर तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं आना था, ये भी आ जाएगा, मगर कल जिसने वो क्वेश्चन समझा है उसके लिए आज बहुत आसानी होने वाली है। कैसे? सुनो, उसने कहा ए की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करके बताओ जिस पर ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो जाता हो। कहीं से उसने क्वाड्रेटिक नहीं दिया, उसने कहा है कि ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो जाए एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स के लिए। तो तुमने कहा ठीक है भाई, अब अगर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन को लेस देन जीरो बनाना चाहते हो तो अपन ने कल ध्यान होगा 3 केस बनाए थे, ए ग्रेटर देन जीरो का, एक ए इक्वल टू जीरो का, और ए एक लेस देन जीरो का। हाँ या ना? बनाए थे 3 केस, बनाए थे। अगर कल के 3 केस बनाए थे तो तुम लोगों का ये क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, बस यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले केस कंसीडर कर रहा हूँ ए लेस देन जीरो का। अगर मैं ए लेस देन जीरो का केस लेता हूं बच्चों, तो तुम खुद सोच के देखो कि जब ए लेस देन जीरो का केस लोगे तो 100% मुझे कंफर्म है कि मैं इस केस को, इस डायग्राम को जब बनाऊंगा तो ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। और ये जो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये मैंने बनाया। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जो आपने डाउनवर्ड पैराबोला बनाया, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए कम से कम किसी एक एक्स के लिए, कम से कम किसी एक एक्स के लिए। तो अगर मैं ये केस बनाता हूं और मैं ये यहां से लेके जाता हूं तो कई बच्चे कहते हैं सर आपने इसको नीचे क्यों नहीं बनाया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर आपने ये क्यों बनाया? ऐसे केस में ध्यान से ये बात समझो कि मैं यहाँ पे साइड में इसका एफ एक्स मान के इसको लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x प्लस 1, ये था तुम्हारे पास। अगर तुमने ध्यान दिया कि a लेस देन जीरो है तो इसमें अगर मैं तुमसे कहूं x की वैल्यू 0 डालो तो 0 डालने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यानी x की वैल्यू 0 लेने पर ये वाला जो पॉइंट है ये आ रहा है 1। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये क्या आ रहा है? 1। और इस पॉइंट के लिए अगर आप डाउनवर्ड बनाओगे तो 100% कंफर्म है कि ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, हाँ या ना? बोलो बच्चों।
x बराबर 0 पर, क्योंकि आपको 1 लाना है ना, x बराबर 0 पर आपको क्या लाना है बच्चों, 1 लाना है। तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। अब वो तुमसे चाहता है कि x की कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू ऐसी बताओ जिस पर ये नेगेटिव हो जाए एक्सप्रेशन। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, एक नहीं, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट x दिखाई दे रहे हैं जिन पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, हाँ या ना। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये कल वाली बात नहीं है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये x के पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है? अरे भाई इधर x की ये पॉजिटिव ही वैल्यूज है ना, जहां पर ये वाला वैल्यू, इधर से मैं हटा देता हूँ इसको, इधर से मैं हटा देता हूँ भाई, इधर नहीं बनाना चाहिए मेरे को। ये वाली जो वैल्यूज है, क्या राइट साइड में ये x का पॉजिटिव x एक्सेस नहीं है, हाँ या ना, बोलो बच्चों। तो इधर कितनी वैल्यू मिलेंगी सर, ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां तो कह रहा है एटलीस्ट 1, और एटलीस्ट 1 में सब कुछ शामिल हो जाएगा, कम से कम एक की डिमांड कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे भी ले लो पॉजिटिव के, तब भी ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है। तो तुम लोग कहोगे सर बिल्कुल जा रही है, यानी a लेस देन 0 हमारा एक्सेप्टेबल आंसर है। तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल आंसर है, यानी मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 को रोकने का कोई भी चांस नहीं बनता। यही बात मैंने कल भी समझाई थी। आज आपने ये बात इस बात से समझ ली कि सर बिल्कुल कम से कम इस डायग्राम में अपन को ये दिखाई दे रहा है कि x के इनफाइनाइट ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज हो सकते हैं जिस पर ये डाउनवर्ड लेस देन 0 हमें नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 अपने आंसर में आना ही चाहिए। अब बच्चे ध्यान से सुनो, अब एक बच्चा बोला सर सेकंड केस ले लेते हैं a इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही a 0 लिया तो एक बच्चा कहता है सर क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, ये देखो कहीं मेंशन थोड़ी ना कर रहा है। और ये बात मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं, यहाँ उसने कहीं से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा, लिखा होता तो मैं ना लेता ये केस। यानी कि सर मुझे a बराबर 0 लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, है ना। लेफ्ट सर, लेफ्ट में क्यों नहीं लिए, लेफ्ट बेटा इसलिए नहीं लिए ना, देखो आशुतोष ये बात लेफ्ट में इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर x कैसा है, x की वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव, x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x। तो मैं 1 के लिए नहीं है, देखो तुम्हें कितनी सारी वैल्यूज के लिए दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया है। ठीक है भाई। अब a बराबर 0 ले लो, a बराबर 0 लोगे तो जरा देखना क्या हुआ, a बराबर 0 लेते ही अपना fx जो था, जिसको आप y बोलते हो, a बराबर 0 लिया तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 3x प्लस 1। तो बेटा क्या कल ये बात करी थी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 1। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 1, अपन ने कल भी बनाई थी, आज फिर से बना के दिखाई दे रहा हूँ, इससे तुम लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाती है। x को 0 डाल दो तो y की वैल्यू 1 आएगी, यानी एक पॉइंट तो अपन को मिलेगा 0,1, जहां से ये पास होगा, जो आप 10th क्लास में करते थे। और एक बार y को 0 डाल दो तो 3x बराबर 1, x की वैल्यू आएगी 1/3,0। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन ये है। अब मुझे जल्दी से बता दो, क्या यहाँ पर एक x के लिए नेगेटिव मिल रहा है मुझे, नहीं सर। यहाँ पर फिर से ये देखो, मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को फिर से तुम लोग समझ लो ध्यान से। यहाँ पर तुम सबको दिख रहा होगा सर एक x नहीं है, पता नहीं कितने पॉजिटिव x ऐसे हैं जिस पर ये एक्सप्रेशन आपका कैसा हो रहा है, नेगेटिव। यानी a इक्वल्स टू 0 को भी अपने आंसर का पार्ट होना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर अभी तक कितना आ चुका है, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0, यानी इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से 0 क्लोज। अभी तक मेरा ये आंसर तैयार है, इतना तो आना ही आना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट केस था इस क्वेश्चन का, a ग्रेटर देन 0 का। अगर a ग्रेटर देन 0 की बात करें तो क्या होगा भाई, a ग्रेटर देन 0 की बात करें और आप सबको दिख रहा है f01 है, तो अपन इसका डायग्राम जरा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं एक बार। अगर a ग्रेटर देन 0 का केस मैं कंसीडर करता हूं बच्चों, तो क्या इसका डायग्राम तुम सबके सामने स्क्रीन पर अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और f0 क्योंकि 0 पर ये वैल्यू 1 आई थी, तो आपको पता है कि यहाँ से कट करके तो जाना ही है बेटा, अभी दिखाया था ना मैंने, f0 1 के बराबर है। तो इस केस में भी आपके पास 0 पर, यहाँ पर 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है y की 1, तो ऐसा तो बनेगा ही। और ये a ग्रेटर देन 0 का केस है। अब बच्चों ने ये कहा कि सर यहाँ पर अपन को क्या क्या काम करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जब a ग्रेटर देन 0 का केस है और अपवर्ड क्वाड्रेटिक है और अपने को चाहिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है इस सेगमेंट में, नेगेटिव हो रहा है इस सेगमेंट में। यहां पर हो रहा है ना x की वैल्यूज पॉजिटिव के लिए, ये x की वैल्यूज पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। मगर इसको आपको देखना होगा कि a का कौन सा ड्यूरेशन है ये, तो a का कौन सा ड्यूरेशन, कौन सा इंटरवल के लिए बात एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले तो भैया a ग्रेटर देन 0 के लिए जब ये कट मारा इसको, तो आपके जो दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अपन को ये बात दिखानी पड़ जाएगी कि यहाँ पर d तो एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 0। d क्या हो जाएगा आपका, डिस्टिंक्ट रूट होंगे कि नहीं, पहले तो ये पढ़ लो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव x। तो आपने यहाँ पर सेंटेंस भी देखा होगा, शायद पहली लाइन पढ़ी भी होगी, fx will be negative only for those values of x which lie between the roots, अभी जो मैंने समझाया। और from the graph we can see that fx will be less than 0 for at least one positive x when fx equals to 0 has distinct roots। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ को कन्फर्मली रियल एक्सिस को कट करके तो जाना ही था, और अगर कट करके जाना था तो मस्ट है कि d ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। और बच्चों जब d ग्रेटर देन 0 तुमने इस पे अप्लाई किया होगा, वो तो तुम लोग कर ही लिए होगे जहां तक मुझे समझ आता है, तो मैं लिख भी देता हूं एक बार। ये हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0। और यहां से अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो ये a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a ग्रेटर देन 0 है, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आपके पास जो पार्ट आ रहा है वो a माइनस 1 a माइनस 9 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि a, इसको मैं लिख देता हूं, 1 और 9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू लेस देन 1 है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है। अब कई बच्चों ने इस आंसर को यहां पर कंसीडर कर लिया, मगर नहीं, अभी जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से देखो, केवल यही सिचुएशन मेरी सही होगी क्योंकि f0 की वैल्यू 1 है, तो मेरा ग्राफ तो कन्फर्मली ये है, और अगर ये है तो अल्फा और बीटा जो दोनों रूट है वो हमेशा कन्फर्मली कैसे होंगे? पॉजिटिव रूट होंगे, उसी कंडीशन पर ये पॉसिबल होगा। तो सम ऑफ रूट भी आपको कायदे में लगाना चाहिए था। सम ऑफ रूट अगर आप लगाओगे यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, जो कि होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर b कितना है बच्चों? यहाँ पर b दिया है a माइनस 3 अपॉन 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक इंटरवल आ जाएगा माइनस a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी माइनस a ग्रेटर देन माइनस 3, यानी a लेस देन 3। भाई ये सब काम तो आप लिख लोगे, बस मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, सम ऑफ रूट ये निकालना जरूरी था। और साथ में प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बच्चों इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c बाई ए, और c क्वेश्चन में 1 है और a है 1 बाई ए ग्रेटर देन 0, और 1 बाई ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 ये आएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कंडीशन। कई बच्चों ने इसको मिस किया है और इस आंसर को सोच रहे थे कंबाइंड नहीं करना चाहिए था, ये वहां पर लिखा नहीं है, बस केवल वर्बल बता दिया है, इसीलिए हो सकता है तुम लोगों का ये क्वेश्चन ये पार्ट अटक रहा हो। तो मैंने आपको ये दिखाया, ये देखो ये पार्ट आएगा डी से, ये आएगा सम और प्रोडक्ट से। अगर इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 9, तो एक आंसर आएगा 0 से 3 के बीच में, एक आंसर आएगा 1 से छोटा, एक आंसर आएगा 9 से बड़ा। तो बेटा इनका कंबाइंड आंसर ए लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। और यही बात बच्चों को समझ नहीं आई है जो हर बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि ए जो है वो 0 से 1 सर यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, सर ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा ये इस तरीके से पॉसिबल हुआ है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। सम ऑफ रूट आपने लगाया है इस कंडीशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने लगाया है, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो ये 0 से 3 के बीच में था। और आपको पता है ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली चलेंगी भाई, इतनी सी बात, डी ग्रेटर देन 0 तो लगेगा ही, सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 लगेगा, और इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तब आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा 0 से 1 के बीच में, जो कि यहाँ पर उसने डायरेक्टली लिख दिया है, शायद इसीलिए आपका अटक रहा है। तो मेरा जो केस 1 है उससे मुझे ए का इंटरवल मिल रहा है 0 से 1, और केस 2 से मिला था ए इक्वल्स टू 0 जो कि एक्सेप्टेड था, यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्सेप्टेड था। और केस 3 जो था आपका ए लेस देन 0, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 0 एक्सेप्टेड था। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास क्या दिया है? इन तीनों केसों का अगर आप यूनियन ले लोगे तो फाइनल आंसर आपके पास दिया हुआ है, फाइनल आंसर दिया है माइनस इनफाइनाइट से 1 का। और वो आपको क्लियरली यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक आंसर था माइनस इनफाइनाइट से 0, एक आंसर था ए इक्वल्स टू 0, और एक बार आंसर आया है फाइनली केस 3 का। ये केस 3 का आंसर है 0 से 1 के बीच में। तो तीनों का यूनियन लोगे तो आपको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, जो कि यहाँ पर मेंशन हो रहा है। मेरे को ये वाली, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, अब देखो कल अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होगा तब तो वो फंस जाएगा भाई। कल वाला क्वेश्चन 3 रियल रूट वाला अगर उसने नहीं देखा तो वो सोच रहा होगा सर ये वाली बात कौन सी बात थी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन के डिस्कशन के समय आप हमेशा अवेलेबल रहिए। ये केस बनाया,
ए बराबर 0 वाला तुम्हें कल भी समझाया, आज भी देखा तुमने दोनों बार। और तीसरा केस किसके रिगार्डिंग बना है, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, जिसमें दोनों रूट हमारे पॉजिटिव होना मस्ट है। और क्यों होना मस्ट है, क्योंकि f0 पर ये वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 से जाना है ग्राफ, और दोनों रूट इसको अगर कट करेंगे अपवर्ड पैराबोला का है, तो अपन के पास 3 सिचुएशन बनेंगी। मैं यहां पर एक बार फिर से लिख के दे रहा हूं, सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब अपन को मिलेगा a 0 से 1 के बीच में, और तीनों को कंबाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। भाई अब ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप इनको करना चाह रहे हैं तो ईमानदारी से शीट के क्वेश्चंस को भी जब लगाते हैं, डिस्कशन होता है, तो उसको बहुत ध्यान से सुने, वरना बस सुनना सुनना रह जाएगा। मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर आपको समझ में तो तब आएगा ना जब आपने कल भी सुना होता और आज भी सुना होता। तो दोनों बातों को जब आज एक साथ लेके बैठोगे, सुनोगे, समझोगे, अभी जब ये पहुंचेगा तो समझ जाओगे अच्छा ये स्टेप इसके अंदर लग रहा है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है ये वाला मैं चाहता हूं आपको बताना, देख लो, ये जहां तक मेरे ख्याल से शायद हो सकता है आपका अटका ही होगा। एक रेस में ये क्वेश्चन है, ये कई लोगों ने पूछा है यार ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू मेरे से, सर ये क्या है, क्या ये एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। ये बहुत लोगों ने भाई पूछा है, क्या ये वाला क्वेश्चन आपके सामने कल आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया होगा, यस 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 बिल्कुल कर दो सर एकदम। देख लो भाई, इसको और एक्सप्लेन कर दूं, ये क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने पूछा है तो मैं उस पर जितनी बार लिखूंगा उससे बेटर आपको यहाँ पर एक बार सभी को समझा दो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझने वाली क्वेश्चन में स्टेप में आता है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखा जाए जरा। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर, ये आपकी रेस 14 में है, अभी जिसने अटेम्प्ट नहीं करी है ध्यान से इस क्वेश्चन को कम से कम समझ ले, है ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को कम से कम समझ ले। रेस 14 में ये क्वेश्चन नंबर है 10, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर है 10। जिसने अटेम्प्ट कर लिया है वो तो बिल्कुल देखे, नहीं भी किया तब भी समझ ले, क्योंकि ये कई लोगों का अटकता ही है। कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर दैट इंक्रीजेस 6 times when its last 3 digits are carried to the beginning of the number without their order being changed, ठीक है, then the largest digit in the given number is। तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को करते समय आपके पास आपने एक नंबर एज्यूम कर लिया, और उस नंबर को मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 6 डिजिट का नंबर है तो ये मान लिया ABCDE है। क्या मान लिया, 6 डिजिट के उस नंबर को ABCDEF, और ABCDEF किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ABCDEF डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा रिप्रेजेंटेशन किसको बिलोंग कर रहे हैं, डिजिट्स को बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग। अच्छा मुझे छोटी सी एक बात का और जवाब दो, जब अपन बचपन में डेसिमल सिस्टम पढ़ते थे तो जैसे कोई नंबर लिखा है 786, तो क्या इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि 6 यूनिट प्लेस पर आ रहा है, 8 10th प्लेस पर आ रहा है डेसिमल सिस्टम में, और 7 100 प्लेस पर आ रहा है, तो मैं इस डिजिट का रिप्रेजेंटेशन जब छोटी क्लास होती थी तो ऐसे कर देता था। मुझे बताना क्या ये वाली बात बच्चों समझ में आती है तुम लोगों को, हाँ या ना, सही है ना, एकदम ठीक है। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना इस बात पर। क्या ये जो NABCDEF लिखा है, क्या मैं इसका रिप्रेजेंटेशन F के लिए यूनिट प्लेस होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, D के लिए 10 की पावर 2, C के लिए 10 की पावर 3, B के लिए 10 की पावर 4 और A के लिए 10 की पावर 5। तो क्या मैं इस नंबर को 10 की पावर 5A प्लस 10 की पावर 4B प्लस 10 की पावर 3C प्लस 10 की पावर 2D प्लस 10 की पावर 1E प्लस 10 की पावर 0F या केवल F ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना, प्लेस वैल्यू एग्जैक्टली एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता था, एकदम सही बात है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तुमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अब ध्यान देना इस बात पर, क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी, क्या मैं इस n को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करते समय, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की कंडीशन बनाई है ना वो बड़ी प्यारी है, उसने कहा है कि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं DEF आर कैरीड टू द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, और जो ABC स्टार्टिंग के 3 नंबर है वो बाद में आ जाए और DEF पहले आ जाए, तो ये जो नया नंबर बनेगा N1, जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर के रेस्पेक्ट में 6 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा वो चाहता है। तो बेटा ध्यान से देखो, आखिरी के 3 नंबर और पहले के 3 नंबर पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो अपन n जो नंबर अपन बना रहे हैं उस नंबर में क्या काम करने वाले हैं, पहले के 3 नंबर्स को एक साथ में करने वाला हूं और आखिरी के 3 नंबर को एक साथ करने वाला हूं बाय यूजिंग टेकिंग कॉमन 10 की पावर 3। और जैसे ही मैं 10 की पावर 3 कॉमन लेता हूं, ये देखना जरा तुम लोगों के सामने क्या बना, 10 की स्क्वायर A, 10 की पावर 1 B और प्लस C, और ये भाई साहब तो एज इट इज 10 का स्क्वायर D
प्लस 10 की पावर 1e प्लस f थे। और अगर तुम सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो कैपिटल N कुछ और नहीं है। क्या ये कंबाइंड फॉर्मेट एबीसी का है? क्या ये कंबाइंड फॉर्मेट 10 स्क्वायर ए प्लस 10 बी प्लस सी, क्या ये एबीसी का फॉर्मेट है? और इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन जैसे एबीसी का था वैसे ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों डीईएफ का है? तो पहले मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या ये स्टेप आपको समझ में आता है कि अपन ने ये क्या काम किया भाई, हाँ या ना? जल्दी से बच्चों बोलो, क्या ये बात सही है? सही है, सही है, सही है, नहीं? अच्छा, जो लोग नहीं लिख रहे ध्यान से देखो ना, फिर सुनो। जिन लोगों ने भाई 3-4, अधिकतर लोगों ने यस और हम लिख दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सर एक बार और बता दो, तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसके आखिरी के 3 डिजिट स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को आपस में बदल दिया जाए, आखिरी के 3 डिजिट पहले आ जाए और शुरुआत के 3 डिजिट बाद में आ जाए, तो एक नया नंबर बनेगा, वो N1 से रिप्रेजेंट करूंगा अभी मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस रिप्रेजेंटेशन को बनाने से पहले अपन ने क्या करा कि स्टार्टिंग के 3 नंबर एबीसी को कंबाइंड करने की कोशिश करी, डीईएफ को कंबाइंड करने की कोशिश करी। बिल्कुल। तो आप ध्यान से देखो, इसमें से मैंने 10 क्यूब जब कॉमन लिया तो ये जो रेस्ट डेटा बचा, क्या वो एबीसी का ही डेटा है? अरे अभी तो बताया 786, ऐसे एक बेसिक एग्जाम्पल लिया। तो यहां पर ये क्या बन गया? ये बन गया एबीसी। और ये जो बन गया ये क्या बन गया? डीईएफ। अब जैसे ही बच्चों ये बन गया तो एक तरह से ये आ गया अपन का एन। अब इसी के बिहाफ पर दूसरा नंबर जो अपन को बनाना है, वो दूसरा नंबर किस फॉर्मेट में बनाना है? एन ए, मतलब डीईएफ को उठा के आगे कर दे और एबीसी को बाद में कर दे। तो आपके पास एक नंबर मैंने अभी बोल के चुका हूं और मैंने अभी आपको शो भी करा कि N1 एक नंबर अगर हमने प्रोड्यूस कर दिया, डीईएफ उठा के जिसमें पहले कर दिया और एबीसी को उठा के मैंने बाद में कर दिया, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन से नया नंबर प्रोड्यूस होगा? तो तुमने कहा बिल्कुल होगा। और इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या मैं प्रीवियस इस इक्वेशन की तरह अगर तुम्हारे सामने बनाना चाहूं, तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये 10 क्यूब डीईएफ और प्लस एबीसी नहीं बन जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ध्यान से देखो, क्या ये वाली बात आपको समझ में आती है कि मैंने इसमें क्या काम किया है? 10 का क्यूब डीईएफ पहले कर दिया और एबीसी बाद में कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ लो। कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर दैट इंक्रीजेस 6 टाइम्स व्हेन इट्स लास्ट 3 डिजिट नंबर्स आर कैरीड टू द बिगिनिंग ऑफ द नंबर विदाउट देयर ऑर्डर बीइंग चेंज। तो एक 6 डिजिट का नंबर जो है 6 टाइम्स बढ़ जाता है जब उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट बाद वाली पहले ले आते हैं और पहले वाली बाद ले आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या अपन ये कह रहे हैं कि N1 जो है वो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स n हो जाएगा बच्चों। N1 जो है क्या हो जाएगा? 6 टाइम n हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर तुरंत N1 लिखा, ये था 10 का क्यूब डीईएफ प्लस एबीसी, और 6 टाइम्स n क्या था? ये था बच्चों आपका 10 का क्यूब एबीसी और प्लस डीईएफ। तो इसको अगर मैं तुम्हारे सामने ओपन कर दूं तो ये 1000 एक तरह से डीईएफ का प्रोडक्ट है, 3 डिजिट्स का, ये एबीसी का है, और इधर 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6000 एबीसी है और ये 6 टाइम्स डीईएफ है। तो समझ गए होगे कि इसमें से मैं डीई एबीसी वाले को एक तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये बचेगा एक एबीसी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5999 एबीसी, और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 994 डीईएफ। हाँ या ना? अब जैसे ही मैंने बेटा ये कर दिया तो ध्यान से देखो, क्या तुम लोगों को ये वाली बात दिखाई दे रही है कि डीईएफ ये जो 3 नंबर्स हैं और जो एबीसी 3 नंबर्स हैं उनका रेशियो अपन को 5999 अपॉन 994 मिल गया है। और इसको जहां तक कट कर सकते हो वहां तक कट कर दो। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये आपका हो जाएगा 8 और उसके बाद 5 और उसके बाद 7 और नीचे हो जाएगा ये 1 और उसके बाद हो जाएगा आपका 4 और उसके बाद हो जाएगा 2। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई बच्चों नहीं हो पाएगा, और अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो ए बी सी डी ई एफ का जो नंबर है वो मेरे पास आ चुका है 142 और उसके बाद 857, यानी रिक्वायर्ड नंबर था जो हमारा वो ये था। अब उसने इसमें लार्जेस्ट डिजिट पूछी है, तो लार्जेस्ट डिजिट इन सारे नंबरों में कौन सी है? 8, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक कोई बच्चा ओवन का 29 या 30 पूछ रहा है, बिल्कुल मैंने आपके लिए आज ये लगाया भी हुआ है, फटाफट से देख लो, कल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। 29 जिसने भी पूछा है
ध्यान से देखो बच्चों, कल आपने जो बात पढ़ी थी क्यूबिक इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो अगर तुम में से कई बच्चे, ये मेरे से कल कई लोगों ने ई सॉल्यूशन ऐप पर भी पूछा, एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 1 बराबर 0 ये दिया है, और इस पर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात लगाकर इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा लेंदी जाएगा। बिल्कुल बच्चों, तुम लोगों ने कर लिया, मुझे पता है इजी है। क्यों इजी है, बस एक बात समझ लो, जिस बच्चे ने ये पूछा है शायद इसीलिए पूछा है कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, या एबीसी सॉरी इसके रूट है, तो ए क्यूब प्लस 8a प्लस 1 इस पे आपकी नजर जानी चाहिए भाई, इस पे नजर जानी चाहिए। तो 8a प्लस 1 कुछ और नहीं है, माइनस ए क्यूब है। तो बेटा ये पूरा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डेटा लिखा है, वो 8b प्लस 1 को आप रिप्लेस कर दो माइनस बी क्यूब से, और 8c प्लस 1 को रिप्लेस कर दो माइनस सी क्यूब से। अब ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन का रह जाएगा, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये स्टेप्स बहुत बेसिक स्टेप है। कई बच्चों ने क्या करा, मेरे को मैसेज किया कि सर पूरा हमने ओपन करा है तो क्या गलत है? गलत नहीं है, मगर हर क्वेश्चन की एक पैटर्न होती है, एक डिमांड होती है, जिसमें ध्यान से आपको ये देखना होता है कि उसको सॉल्व करने का प्रोसेस हमको क्या सिखाता है। कैलकुलेशन ऐसी ना हो कि 2-3 मिनट से ऊपर निकल जाए, नहीं, ऐसी कैलकुलेशन जिसको हम टाइम रहते इत्मीनान से कर पाए। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। 30 नंबर भी देख लो भाई, 30 नंबर देख लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों को सर ने बताया हुआ है, मैंने देखा था सर स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको बता चुके थे, और मैंने भी जब फर्स्ट क्लास ली थी तो आपको 2-3 क्वेश्चन उस दिन भी आपके ऐसे ही रिवाइज के फॉर्म में आपको बता दिए थे। ध्यान से देखो, यहाँ पर fx दिया हुआ है, px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, p0 -1 है, एंड द रूट ऑफ px इक्वल्स टू 0 आर द स्क्वायर ऑफ द रूट fx इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ f9। तो भाई इसके रूट आपके पास अल्फा बीटा गामा है, अपन को रूट्स वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बिल्कुल एग्जैक्टली आज भी अपन ने ये काम किया है। तो पहले मैंने इसको इससे सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 है। अब मुझे अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की इक्वेशन चाहिए, तो क्या सीखा था आज? अल्फा स्क्वायर बराबर वाई ले लो, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस रूट वाई। बेटा जिसने पूछा है वो जरूर ध्यान दे, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भी देखने के बाद इसको जरूर अटेम्प्ट करना। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस रूट वाई। अब इसको ले जाकर बच्चे क्या करो, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग? भैया रूट एक्स जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका ओरिजिनल इक्वेशन नहीं बनेगा, उसको इरेशनल से खत्म करना होता है तभी इक्वेशन मानी जाएगी। तो आपने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद उसने आपसे P9 की डिमांड कर ली है, ठीक है भाई। इन सब बातों को ध्यान रखना। डू योर सेल्फ 12 का 2, डू योर सेल्फ 12 का 2, अच्छा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया होगा, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, डू योर सेल्फ 2 का 2 देखना बच्चे, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन पर फोकस करो। यहाँ पर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर 2 इक्वल रूट है, बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है डू योर सेल्फ 12 का 2, ध्यान से देख लो। इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है, तो अपन ने एक अल्फा ले लिया, एक अल्फा ले लिया और एक बीटा ले लिया। अब अपना प्रोसेस एकदम सेम है। सबसे पहले सम ऑफ रूट जो आपने कल सीखा है, तो एक आ गया इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3। और आज ये आसानी है कि अल्फा और बीटा में बस दो इक्वेशन बन जाए, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन मैंने क्या बना दिया, सम ऑफ रूट से बना दिया, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी बन गया। मगर प्रोडक्ट ऑफ रूट में अननोन आ गया, तो तीसरा इक्वेशन अब देखो मुझको चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तीसरा इक्वेशन। और तीनों इक्वेशन ये देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अभी जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 3 इक्वेशन। और आपके पास सीधे क्या करना है, बस एक बीटा की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा में। दिख रहा है भाई ये जिसने पूछा है? बीटा की वैल्यू -3 -2 अल्फा हो जाएगी, और इसको ले जाके जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन ये देखो बच्चे, जिसने भी पूछा है यहाँ से अल्फा आपको मिल जाएगा, और अल्फा मिल गया तो आपके पास बीटा भी आ जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा ये डू योर सेल्फ 11 मेरा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। क्या पूछ रहे हो भाई इसमें? 11 का 5 देखो बच्चे, यहां पर आपसे कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द एक्सप्रेशन दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर may be respectively divisible by the factors y minus mx और my plus x। अच्छा बेटा
अगर ये इनसे डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले ये समझ लेना, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों, y माइनस एम एक्स अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 100% है y बराबर एम एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? अरे भाई जैसे तुम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स लिखते हो, x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये कौन है? बेसिकली जीरोस है ना, x बराबर 2 डालते हो तो इसको सेटिस्फाई करता है ना, ये छोटी सी बात समझो। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, y माइनस एम एक्स बराबर 0 किया तो y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, mx, और इस mx को ले जाकर अपने इक्वेशन में पुट अप कर दिया। तो तुमने कहा सर फायदा क्या होगा? फायदा बच्चे ये हो गया, ये देखो पूरा का पूरा इक्वेशन x में 2 डिग्री का बन गया, और पूरे इक्वेशन को अब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, और डिवाइड कर दिया तो पूरा का पूरा रिलेशन एक आराम से किस में कन्वर्ट हो गया, बी एम स्क्वायर एम की क्वाड्रेटिक में 2hm और प्लस a इज इक्वल्स टू 0। यही सेम प्रोसेस अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने अभी y बराबर mx पुट करा है, अभी मेरे पास है my बराबर माइनस एक्स, तो मैं यहां से x की वैल्यू माइनस my पुट कर सकता हूं अपने सेकंड इक्वेशन में। तो पूरा इक्वेशन ध्यान से देखो, ये देखो x बराबर माइनस my मैंने पुट कर दिया, तो पूरा इक्वेशन y में 2 डिग्री का बन रहा है, मगर सारे टर्म में y की 2 डिग्री आ रही है, तो मैंने उसको y स्क्वायर से आज डिवाइड कर दिया। अब तुमको क्या फायदा हो गया, ये इक्वेशन भी m में क्वाड्रेटिक बन गई, ये इक्वेशन भी m में क्वाड्रेटिक बन गई, शायद अपन का क्वेश्चन पूरा हो गया है। या तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट अप्लाई कर दें, एक रूट कॉमन वाली कंडीशन अप्लाई कर दें, या फिर दोनों जगह से जो तरीका अपन लोग करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालो दो बार, एक बार एम स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा के और एक बार कांस्टेंट टर्म को, और दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम करना चाहो, कॉमन रूट की कंडीशन लगा के करना चाहो, कॉमन रूट की कंडीशन से कर दो। तो भाई ये स्टेप है इसमें, ठीक है। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो? इलिस्ट्रेशन बेटा इसमें मैंने लगाया नहीं है, इलिस्ट्रेशन शायद अगले क्लास में बता देना। 55 इलिस्ट्रेशन मैंने इसमें लगा नहीं रखा है बच्चे शीट में, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना कल की क्लास में, क्योंकि कल काफी टाइम बचने वाला है। आप अपना नंबर बेटा, नंबर तो मैं तुम लोगों को दे चुका हूं, मगर फिर भी आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा तो ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू पूछे, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे बच्चों के इतने सारे मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं तो पता लगा मिस हो गया, मैं क्लास में हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो गया। तो ई सॉल्यूशन ऐप पर जो आप क्वेश्चन भेज के पूछते हो, आप उसी के रिगार्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को भेजकर पूछें, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर फिर इसको बाइंड अप करते हैं अपन, कल इसके आगे देख लेते हैं। विक्रम राठौर नहीं बेटा, विक्रम सर अलग हैं, आपके बैच में ले रहे होंगे क्लास, शायद ट्यूटोरियल क्लास। मेरा कोड ASG है, आशीष गुप्ता, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ जिनकी जिनकी ट्यूटोरियल क्लास है इवनिंग में आज, मेरे वाले बैच में जिसकी भी, तो बिल्कुल हाँ उसमें आपके जो रह गए आज वाले भी पूछ लेना। और बेटा आप लोग जो अपने ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं एग्जैक्टली उनको आप करते चलें। कल की क्लास में थोड़ी सी थ्योरी रह गई है इसकी, इसको कंप्लीट करके कल कुछ क्वेश्चंस और उठा लेंगे, तो उनको करके आप अपना आगे धीरे धीरे करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। आज का होमवर्क भी अभी मैं आपको सेंड करे दे रहा हूँ, हैंड आउट। आज मैं 2 हैंड आउट भेजूंगा, एक आपके इसका क्लास का हैंड आउट है, और आपका दूसरा जो है वो आपके कल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो।